अब देखो, अभी कंसिडरिंग कि 3 मंथ्स बचा है पास में, ठीक है। टाइम तो ये बहुत कम होता है। और मेंस का सिलेबस तुम जानते हो बहुत वास्ट है। ठीक है, लेकिन अच्छा बात क्या है कि यहाँ पे डिटेल डिटेल सिलेबस मेंशन है। और बेसिक में हम जो पहला चीज करना है कि एक एक कीवर्ड पे हमको सारा काम करना है, और प्लस जो कुछ बच जाएगा इधर उधर से वो पीवाईक्यू देख के उसको निपटा देना है। ठीक है। इसके बाद पैरेलली जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेता है, 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लेगा। जैसे कि कोई सुने नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि ये पूछ लेता लास्ट ईयर करंट अफेयर से। डायरेक्टली हेडलाइन था इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन उठाया था। और पूछना चाह रहा था वो शंकरी इसका चंपक दुरे राजन का केस के बारे में, जो कि है स्टैटिक का पार्ट। ठीक है। लेकिन रेफरेंस था करंट अफेयर का। तो ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में जीएस 1 2 3 4 में रहेगा कहीं एक दो ठो कि करंट अफेयर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रेफरेंस रहेगा वहीं पे, और क्वेश्चन उसको पूछ लेगा स्टैटिक से ही उठा के। ठीक है। तो हमको जो बहुत बेसिक्स काम करना है, बहुत बेसिक्स काम, जितना बहुत लोग नहीं करके जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स काम वो है स्टैटिक। ठीक है। स्टैटिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर जैसे पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, या फिर इवोल्यूशन, या फिर फीचर्स, इसके बारे में क्या है कितना है, एक डोमेन है कि पूछेगा तो इसमें से क्या 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 पूछ सकता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछेगा, चैलेंजेस पूछेगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो पूछेगा। ठीक है, किसी चीज का भी पूछ रहा है तो उसी फॉर्मेट में पूछता है वो। अगर है कंसेंसस डॉक्यूमेंट तो क्या है नहीं है वैसे पूछेगा। तो हमारा जो पढ़ने का जो फ्लो रहेगा, एक्चुअली आज थोड़ा मैंने मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मली पीडीएफ कन्वर्ट करके मैं ये करता था, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाना, इसलिए बहुत हपाजर्डली में एक दूसरे ऐप से इसको कन्वर्ट करके मैं ये अपलोड किया यहाँ पे। किसी का माइक ऑन है? এটা টিকে ফেড হচ্ছে এটা। तो माइक ऑफ कर लो। हाँ। तो क्या बोला कि मेंस का जो प्रिपरेशन होता है, स्टिक पहला चीज तो स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है। तो जहाँ जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये सिलेबस यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हारे पास, तुम इससे पहले कभी नोटिस नहीं किए होगे। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि सिलेबस को मेमोराइज भी करते जाना। ठीक है, मेमोराइज करते जाना इन द सेंस कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि कुछ 2 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ये मेमोराइज किए हुए पॉइंट्स को ही तुम एग्जाम हॉल में भी लिख के आओगे, तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। मैंने इसी तरीके से पॉइंट जनरेट करना यहीं से कि तुम पहले पढ़े थे जीएस 2 में, क्या था तुम्हारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना था, फिर इवोल्यूशन कैसे हो वो बताना था, अमेंडमेंट के बारे में पढ़े थे, बेसिक स्टेट के बारे में। एक एक पॉइंट कोशिश करना कि यहीं से निकालना है एग्जाम हॉल में। यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे और फिर ओपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, जब से पैटर्न चेंज हुआ है कैसा पूछ रहा है और किस टोन में पूछ रहा है, ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा कि इवॉल्व तो हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन अब जो बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो असेंबली बनाएगा, क्या वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था कि नहीं। ठीक है, कंसेंसस था कि नहीं, मैंने सबका सबका कंसेंट लिया गया था कि नहीं। तो वही है सीधा सा बात। कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, क्वेश्चन कुछ भी आएगा वहां पे। ठीक है। लेकिन जब तुम आंसर में कॉन्ट्रास्टिंग व्यू डालोगे ना, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू डालने से क्या होता है कि पढ़ने में मजा आता है। पहला चीज कि मान लो कि क्वेश्चन पढ़ के टोन तुम्हें लग रहा है पहला कि वो यस के बारे में पूछना चाह रहा है, तुम उसको बताओ पहले यस के बारे में। ठीक। फिर हावेवर करके तुम उसको नो के बारे में बताओ कि नहीं मुझे यस तो पता ही है, लेकिन मुझे नो भी पता है, लेकिन उस समय जब नो बताओगे तो उसका वेटेज कम रखना। ठीक है। तो कैसे है कंसेंसस डॉक्यूमेंट, तो आईएनसी जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बाकी पार्टीज को भी अपने ये में कोऑप्ट किए थे, मैंने चूज किए थे जब असेंबली बना रहे थे। तो जो पार्टीज, बाकी अदर पार्टीज थे जो लोग मैंने पावर में नहीं भी थे, उनको भी वो अपने साथ रखे, जैसे कि अम्बेडकर का, बी आर अम्बेडकर पार्टी रूलिंग पार्टी में नहीं था, लेकिन फिर भी इनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को ये करने के लिए, हेड करने के लिए चेयरमैन थे ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, सॉरी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे ये। तो वही था कि आईएनसी क्या ये कंसेंसस है, तो हाँ है। किस कारण से है, तो आईएनसी जो था कोऑप्ट किया था अदर पार्टीज को भी। मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन, जितने भी बहुत सारे जो प्रोविजन थे, ठीक है, बहुत सारे जो प्रोविजन थे वो कंसेंसस बेस्ड थे। ऐसा नहीं कि मतलब वोटिंग के लिए लाया गया और फिर 2/3 मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी से पास करके हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, वैसा नहीं था। लगभग सबका सहमति, सबका कंसेंट चाहिए था उसको पास करने के लिए। वैसा मोस्ट ऑफ द जो था, मोस्ट ऑफ द जो जितना भी बिल्स वगैरह थे, एग्रीमेंट वगैरह थे, वो सब सबके कंसेंसस से इनिशिएट किया गया था। ठीक है, पास किया गया था हाउस में। तो कह सकते हैं कंसेंसस था, कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, आईएनसी तो बहुत बड़ा मेजोरिटी पार्टी था, लेकिन फिर भी वो अदर पार्टीज को भी एकोमोडेट किया था अपने साथ। और क्या, इवन जो जो आफ्टर मैंने 50 60 साल बाद एक कमेटी बैठा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिव्यू करना है, चेंज करना है, उसको भी लगा कि भाई
मैंने वो भी रिकमेंड किया कि कुछ भी मैंने ऐसा कुछ ऐसा चेंज करना की जरूरत नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया गया था बहुत वेल मैंने फुल कंसिस्टेंसी में बनाया गया था, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बता रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कंसेंसस वाला था। लेकिन लेकिन इसके अलावा कुछ चीज था जिसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। अब बोलने वाले बोलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान जो कह रहा था कि वो गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश था, इसी में मेंशन किया हुआ था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगा। ठीक, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी बात था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहे थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, बट दे वेर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ओनली 5% ऑफ इंडियन हैड राइट टू वोट। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था या फिर जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था वहां पे 1945 1946 में, तो जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 5% इंडियन ही वोटिंग राइट्स थे उनके पास। तो सोच के देखो, फिर हम तो कह तो रहे हैं कि कंसेंसस है, लेकिन फिर हमको कॉन्ट्रास्टिंग व्यू में ये भी दिख रहा है कि वोट करने वाले कितने थे, ये थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इवन इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जैसे बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ठीक है इलेक्टेड तो थे, लेकिन ये इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड नहीं थे, कुछ मेंबर ऐसे थे जो नॉमिनेट होकर आए हुए थे प्रिंसली स्टेट से। तो ये कहना कि कंसेंसस थे, तो ये लिखेगा। ठीक है, फिर दो चार हाउएवर करके कि लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देना रहता है। इससे क्या होता है कि आंसर होलिस्टिक लगता है। वहां पे कमेंट लिखे, डिस्कस लिखे, और अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग मतलब है। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जानेंगे कि हर एक कीवर्ड का जब टेस्ट लिखोगे तो वहां पता चलेगा कि तुमको उसका मैंने कैसे इवेलुएट कहीं पे बोलेगा, कहीं पे कमेंट लिखेगा, कहीं पे डिस्कस लिखेगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, क्रिटिसिज्म लिखेगा, एनालाइज लिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओवरऑली यही रहता है कि क्वेश्चन का डिमांड हिट करना है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस टॉपिक से एटलीस्ट तुम गिवन 7 मिनट या 8 मिनट में तुमको क्वेश्चन का डिमांड हिट करना है। ठीक है, कंटेंट वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत मैंने डिटेलिंग जो होगा कि थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा डिटेल, किसी कीवर्ड में ज्यादा डिटेल में कहेगा लिखने के लिए, किसी कीवर्ड में बोलेगा कि थोड़ा कम डिटेल में लिखो। वो वहां पे धीरे धीरे वो तुम सीख जाओगे। बस प्रोसेस में रहो। ये हो गया तुम्हारा कंसेप्चुअल डॉक्यूमेंट था कि नहीं, क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। यूपीएससी का क्वेश्चंस में ये देख लो क्वेश्चंस। एक बार पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी यहाँ पे तो गलती से पीडीएफ में ये हो गया, फट गया इसका इमेज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में पूछा है। अमेंडिंग पावर पूछा है, अमेंडिंग पावर। ठीक, लिविंग इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डायनेमिक है, डायनेमिक प्रोग्रेसिव। ये पीडीएफ थोड़ा मैं अलग ऐप से ये किया हूँ बोल के गड़बड़ हो रहा है ये। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं हाई क्वालिटी में तुमको अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी पूछा है इन टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बार, अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछ चुका है। बस ये पिछले 5 साल का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। और ओपीएससी क्या किया, ओपीएससी ओपीएससी पूछा था अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके बारे में पूछा है। और ये हम देखेंगे इसी क्लास में, इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। वो जब फीचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब डीपीएसपी देखेंगे या एफआर देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। और क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में पूछा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या समझ रहे हो? अब ओपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा सा फर्क है। ओपीएससी थोड़ा हर चीज ना जीएस2 में स्पेशली बहुत घुमा के पूछ रहा है, बहुत घुमा के, मतलब तुमको डायरेक्टली उसका आंसर डिमांड निकालना तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है वहां पे कि डिमांड में कह क्या रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि तुमको डायरेक्ट दिखते रहेगा डिमांड, क्लियर कट दिखते रहेगा कि ये अच्छा ये डिमांड है। अच्छा, इसके बाद डिफरेंस के बारे में पूछा है, तो ये बहुत मैंने ये इजी बनाता है, कम टाइम टेकिंग कम करता है ये ओपीएससी। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि तुमको डिमांड निकालना रहेगा कि भाई डिमांड क्या है इसमें से। सेंटेंस पढ़ोगे, लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनर्मस डायनेमिज्म, फिर प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। और ये सब चीज इतना कीवर्ड पढ़ते पढ़ते तुमको लगेगा इसमें पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, लेकिन ओपीएससी का अच्छा बात क्या है कि डिमांड वहाँ पे क्लियर कट विजिबल रहता है, तुमको कहना क्या, पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, तो बस इतना रखना ध्यान कि डिमांड हिट करना है पहला चीज। ठीक है, इवन जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको लिख के आना है, कैसे यूज करना है उसको अच्छे से पढ़े रहोगे तो यूज कर पाओगे। और डिमांड जो क्या पूछ रहा है वो, और बाद में बाकी वो वहाँ पे डिस्कस कमेंट रहेगा, उसको एक साइड रहने दो। वो धीरे धीरे डेवलप होगा, टेस्ट सीरीज देते जाओगे तो फिर तुमको आइडिया लगते जाएगा। उसको अलग से बैठ के कोई नोट्स बना के याद करने का जरूरत नहीं है वो। ठीक है, बैठ के याद करने का जरूरत नहीं है, वो टेस्ट देते 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 तुमको आइडिया लग जाएगा कि जो तुम्हारा सोल्यूशन मिलेगा उसमें कहीं कहीं पे देखोगे एनालिटिकली मैंने एनालाइज करने के लिए बोल रहा है तो तुमको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस। हिस्टोरिकल प्रोसेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि नहीं, पहला चीज बोल रहा है। फिर कह रहा है कि या फिर बैग ऑफ बोरोइंग, या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब जो हमारा पास्ट से लिया गया है, और बैग ऑफ बोरोइंग है कि हम कहीं कहीं से उठाए हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, ये सब अभी क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में पढ़ रहे हैं। तो अम्बेडकर पॉइंट किए इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इस चीज को पॉइंट किए, इसको इंट्रो बना लिए। अब थोड़ा बहुत क्या होता है ना एग्जाम हॉल में पेपर में
थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखाते रहना, ठीक है। जो भी तुम पढ़े हो, जो भी तुम जानते हो, कुछ भी ऐसा डायग्राम वगैरह बनाते रहना है। ये समेशन का साइन है, जब तुम इंटीग्रेशन लिमिट लिमिट वगैरह पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे देखोगे समेशन का साइन है। तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते थे कि इट इज अ समेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिविलाइजेशनल वैल्यू, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये है। लेकिन तुम इसको ये दिखा के भी जा सकते हो, ठीक है। इंप्रेसिव लगता है। और बात है कि इसका मतलब तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि इसका मतलब होता है समेशन, कि मतलब ओवरऑल इन सब का सम जो है वही है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कर सकते हो इंट्रो में, ठीक है। अब पूछा था कि हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि नहीं, तो बताएंगे पहला चीज इसी को हिट करेंगे कि हाँ हिस्टोरिकल प्रोसेस है। लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ सभा एंड समिति। सभा एंड समिति पढ़े होगे एंशियंट हिस्ट्री में कि कैसे सभा एंड समिति का क्या रोल था, वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे था, वो उठाया गया है यहाँ से। फिर नेहरू रिपोर्ट जो था मॉडर्न नेशनल मूवमेंट में, नेहरू रिपोर्ट बिल ऑफ राइट के बारे में बात कर रहा था, वो इक्वल राइट टू द मैन एंड वुमेन का भी बात कर रहा था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी बात कर रहा था नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 का। तो ये दिखा रहा है कि हम हिस्टोरिकल प्रोसेस में हम आए हैं, ठीक है। कराची रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स का बात कर रहा था, जो इसके कौन थे, ये चेयरमैन कौन थे कराची रिजोल्यूशन के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बात हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। पहला इसको वो नहीं पूछेगा, वो सीधा इसी को पूछ लेगा वो, ठीक है। कमेंट बोल देगा इसके लेके, तुमको ये एक्सप्लेन कर देना कि कैसे हम जो प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे ना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे भर के लिख देना 1.5 पेज, 2 पेज लिख देना। लेकिन 1 पेज इसके लिए रखना कि हाउएवर, हाउएवर सब कुछ बोरो नहीं है, कुछ चीज हम हिस्टोरिकल, अपना जो हिस्टोरिकल प्रोसेस में हम डेवलप किए थे, ठीक है, उनको भी तुम वहाँ पे नोटिफाई करते जाना। हिस्टोरिकल प्रोसेस में हमारा था वो, हमारा जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, जो हमारा एंशियंट इंडिया का जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो अ, अ, जैना जैना के जो ये थे, उनका एक याद नहीं आ रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट उनका सबसे पहला वहां से स्टार्ट हुआ था, डिसेंट्रलाइज्ड ये का हिस्टोरिकल, मतलब अगर बोला जाए डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो जो जैन कमेटी के, जो महावीर जैन के जो फादर थे, उस टाइम से मैंने जो ट्रेस किया जा रहा है, उस टाइम से ट्रेस किया जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी का एसेंस था, ठीक है। उस टाइम से एसेंस डेमोक्रेसी का देखा जा रहा है। तो हम बताएंगे कि पहले बता दिए कि बोरोइंग नहीं है, बोरोइंग है। फिर बताएंगे कि देखो बोरोइंग है फिर भी, लेकिन हमारा अपना भी कुछ है, अपना भी कुछ है इसमें। अर्थशास्त्र से क्या उठाया है, सॉरी प्रॉपर्टी राइट। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स एंड लिबर्टीज एसेंशियल फॉर ए गुड गवर्नेंस। चाणक्य बोलते थे कि मैंने प्रॉपर्टी जो राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। तो अर्थशास्त्र से उठाए हैं हम लोग वो चीज, तो हमारा खुद का भी है और कुछ बोरो भी किए हैं, ठीक है। अगर इंटरचेंजेबली पूछेगा, या तो खाली इसके बारे में पूछ लेगा तो ये बताना, खाली इसके बारे में पूछा तो ये भी बताना, ठीक है, दोनों बताना। कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ज्यादा मात्रा जो वेटेज होता है जो पूछा उसी के बारे में देना, और थोड़ा सा वेटेज हल्का सा, मैंने मान के चलो कि 20% का वेटेज, 2-3 पॉइंट बहुत काफी है। लिख के आओगे तुमको तुम्हारा आंसर पढ़ने में भी मजा आएगा, और तुम्हारा क्लैरिटी भी दिखेगा कॉपी में कि तुम बहुत ज्यादा क्लियरली अच्छे से बता पा रहे हो, ठीक है। कंक्लूजन, एक चीज याद रख लो अभी से मन में, कि जितना भी टेस्ट लिखोगे ना, जितना भी टेस्ट लिखोगे, कंक्लूजन किसी में मत छोड़ना, ठीक है, किसी में मत छोड़ना। ये मैंने जैसे बोलते हैं ना कि उनके पास जो हमारे चेक करने वाले होते हैं ना, उनके पास रहता है कि कुछ लिखा है, इंट्रो दिया है, कुछ बॉडी लिखा है, कुछ कंक्लूजन लिखा है, सब पे 1 नंबर 1.5 नंबर ऐसा कुछ असाइन रहता है। और जब पढ़ते समय ना, पढ़ते समय चेक करने वाले को ना दिख जाता है कि हाँ इसको एंड एंड किया है कहीं पे, तो इसके लिए वो 1 नंबर बैठा देगा, या फिर हाफ ही नंबर बैठाया। अब जोड़ लो, 15 15 क्वेश्चन है तुम्हारे, 15 क्वेश्चन में तुम अगर हाफ ऑफ नंबर पा रहे हो, 7 नंबर तुमको एडवांटेज मिला। और तुम्हारे टोटल 4 कॉपी है जीएस के, ठीक है, 4 कॉपी जीएस के हैं, अप्रोक्स तुम 32 या 31 मार्क्स का तुम एडवांटेज ले लियो सिर्फ कंक्लूजन लिख के। तो किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है, याद रखना। कंफ्यूजन सारे क्वेश्चन में तुमको लिख के आना है, थोड़ा बहुत कुछ भी जो समअप कर दो, समराइज कर दो इसी को, जो कुछ भी लिख पढ़े हो उसको समराइज कर दो यहाँ पे। लेकिन कंक्लूजन लिख के आना, 2 लाइन का भी लिखना, 1.5 लाइन का भी लिखना, लेकिन लिख के आना कंक्लूजन, छोड़ना नहीं है तुमको। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब देख लिया कि कंसेशन डॉक्यूमेंट था, अब देख लिया कि वो हिस्टोरिकल प्रोसेस से आया है, ये भी देख लिया कि वो बार्गेन मैंने बोरोइंग, मैंने पैकेज ऑफ बोरोइंग भी है, कुछ उठा के भी लाया हुआ है। अब कह रहा है कि इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और बताना पड़ेगा कि कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए परमानेंट डॉक्यूमेंट, मानते हैं कि परमानेंट तो है, हमारे लिए तो परमानेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने ऐसा है कि परमानेंट डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन इट इज डिजाइन टू अडेप्ट टू फ्यूचर सिचुएशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसको पढ़ते साथ एग्जामिनर का माइंड क्या करेगा कि हाँ समझ गया कि तुम जो क्वेश्चन का मतलब क्या था तुम डिकोड कर लिए हो इंट्रो में ही, कहना क्या चाह रहा है, ठीक। अब बता दिए कि परमानेंट तो है, लेकिन इस तरीके से बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि जो फ्यूचर सिचुएशन को हैंडल करते रहता है। तो कैसे,
वहाँ ऐसे, फिर अल्टरनेट व्यू, ठीक है, लेकिन फिर भी है लिविंग डॉक्यूमेंट्स को ये कर रहा है, शो कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, फिर भी कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां इधर गिना दोगे। ठीक है, अगर टोन लग रहा है तुमको ऐसा पूछ रहा है कि बहुत सारा कमियां हैं, बहुत सारा कमियां के बारे में पूछ रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बहुत सारा कमियां है उसके बारे में बताओ। ठीक है, मैंने उतना मैंने डायनेमिक नहीं है कि स्टैटिक टाइप में पहले लिख दिया है क्वेश्चन, तो फिर इधर से स्टार्ट करना। ठीक, और फिर बता देना कि नहीं ऐसा नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, मैंने वो अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते आ रहा है। तो कैसे चेंज कर रहा है, अभी 75 ईयर भी नहीं हुआ था, तो तब से 100 अभी तक में 105 बार चेंज हो चुका है, हालांकि 106 अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जब तक 75 ईयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब तक 105 अमेंडमेंट हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब क्या बता रहा है ये, चेंज, मतलब लिविंग है, मतलब जरूरत के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, और वही देखोगे तुम यूएसए का, तो यूएसए का देखोगे तो हार्डली वहाँ पे 25 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, हार्डली 25 अमेंडमेंट हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लिविंग है, लिविंग का होना मतलब क्या कि चेंज। ठीक है, चेंज, तो बता दिए पहला पॉइंट में कि चेंज हो रहा है। देखो 75 साल भी नहीं हुआ था, 105 अमेंडमेंट कर चुके हैं हम लोग, मतलब ये लिविंग है। फैसिलिटेटेड प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, फैसिलिटेटेड प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स। कैसे प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन का, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन कैसे कर रहा है राइट्स का, बाय एडेप्टिंग राइट्स लाइक, अब जैसे राइट टू प्राइवेसी कहीं नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम लोग उसको रियलाइज किया, जुडिशरी रियलाइज किया। राइट ऑफ एलजीबीटी क्यू, कौन से केस से आया था एलजीबीटी क्यू का राइट्स, कौन से ये से दिया था, किसी को पता है बताओ। सर नवतेज सिंह जो होते नवजोत सिंह। 2018। अ, नालसा, नालसा में था एलजीबीटी को, एलजीबीटी को हाँ नवतेज सिंह जौहर में था, नवतेज सिंह डिक्रिमिनलाइज हाँ किया 2018। 377। ठीक है। जी सर। हम्म, तो अभी क्या है कि तुमको बताना पड़ेगा अब देखो, ओपीएससी का एक मैं बहुत कॉमन चीज सुन रहा था, बहुतों से बात किया तो पता चला कि कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि जिस पेपर में सबसे अच्छा किया तो उसमें सबसे कम नंबर आया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिसमें थोड़ा ठीक ठाक गया था, नहीं उतना अच्छे से किया हो लेकिन फिर भी उसमें नंबर ठीक ठाक आ गया है। तो एक कारण हो सकता है ये कि एग्जामिनर ना तुम्हारा तुमसे एक्सप्लेनेशन चाह रहा है, जैसे तुम एक पॉइंट बनाए तो कम से कम 2-3 लाइन लिखो, सिर्फ तुम ऐसे, जो जिस फॉर्मेट में ये दिया हूँ। ठीक है, ये तुमको तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुमको याद करना है, तुमको इतना ही पॉइंट याद रखना है इसमें से, बाकी तुम देयर दिस दैट करके और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके एग्जाम हॉल में लिखोगे तुम। अजूमी कि तुम 3 लाइन मिनिमम लिखना हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कम से कम 3 लाइन लिखना। अब ये 3 लाइन कब लिख पाओगे, जैसे कि होता है कि किस लेवल का प्रिपरेशन है, किस लेवल का प्रिपरेशन है तुम्हारा, उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितना लाइन में एक्सप्लेन करोगे कोई चीज। जिसका क्लैरिटी अच्छा होता है वो 2 लाइन में एक्सप्लेन करके निकल जाएगा, जिसका क्लैरिटी थोड़ा कम है उसको 3-4 लाइन लगेगा उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब क्या देखो, देखने को क्या मिल रहा है, अब जैसे तुम्हारा पेपर अच्छा था जीएस 2, तुम बहुत अच्छे से लिख के आए, तुम्हारा क्लैरिटी अच्छा था, इसलिए तुम कम वर्ड में ही एक्सप्लेन कर दिए, एग्जाम्पल भी भर के लिख के दे दिए कि ये रहा एग्जाम्पल, 2 लाइन में लिखे एग्जाम्पल दे दिए। अब तुम कह रहे हो कि मेरे को नंबर दिया है 80। ठीक है, अब चेक करने वाले को क्या चाहिए था, चाहिए था उसको थोड़ा डिटेल में, अब तुम उसको यूपीएससी टाइप में लिख के दे दिए हो कॉपी में, ऑब्वियस सा बात है उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ओपीएससी में ऐसा ट्रेंड मैंने ऐसा ऑब्जर्व करने को मिला है कि तुम अगर 3-4 लाइन लिख रहे हो, तुमको अभी कॉपी मंगवाना अपना, जिसका भी मैंने मेंस दिए हो एक बार देखना तुम अपना, कि जिसमें तुम कम मैंने पॉइंट लिखे रहोगे उसमें नंबर कम देगा वो, और पॉइंट एक ही है लेकिन वो नंबर ऑफ लाइंस वो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसको तो मैंने बस ऐसे एजम्पशन ही माना जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एग्जामिनर को ना तुम ऐसे लिखोगे उसको मजा नहीं आएगा, उसको चाहिए उसको नंबर देना है वो, जिसको तुमको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि अमेंड कर चुके हैं 105 बार, 105 बार 75 साल के अंदर ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा कि दिस शोज कि हम ये कर रहे हैं, हर एक लाइन में उसको बताते रहो कि हम ये कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा लाइन भी भरा भरा दिखे और पॉइंट भी तुम्हारा कॉपी भी पूरा एंड टू एंड, पूरा एंड टू एंड, मतलब 3 पेज 4 पेज जो भी हो, पूरा एंड टू एंड तुम्हारा कॉपी भरा भरा भी दिखे, और पूरा यहाँ तक कंक्लूड करना है यहाँ पे आके, उससे क्या उसके पास ना कोई स्कोप ही नहीं रहेगा मार्क काटने का। मैंने जैसे होता है ना कि 3 पेज नहीं लिखे हो यहाँ तक लिखे हो, तो बोलेगा कि अच्छा सब तो, मैंने इससे पहले वाला कॉपी चेक किया होगा, बोला कि 15 मार्क्स का है तो उसको मैं 13 दिया हूँ, वो पूरा लिखा है, तो अब ये यहीं तक लिखा है तो उसको 11 बैठा देता हूँ। ठीक है, स्कोप ही मत छोड़ो 2 मार्क काटे यहाँ तक का, पूरा एंड टू एंड लिखने का टेस्ट, मतलब यही करना है तुमको कि पूरा एंड टू एंड लिखो। क्योंकि अब जो है प्लेन पेज आ रहा है तुम्हारा, प्लेन पेज आ रहा है, लाइनिंग में उतना एंड टू एंड लिखना बहुत टफ काम था, टफ काम था बहुत, लेकिन प्लेन पेज में क्या होता है कि बहुत आसान होता है लिखना। ठीक है, एक क्लास ऐसे रखेंगे कि खाली कैसे पेज भरना है, पेज कैसे भरना है, उसका जो मार्जिन रहता है। ठीक है, तो एक एक ये में 3 से 4 वर्ड, चार मैक्सिमम 4 से 5 वर्ड लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना एक लाइन में, तब तुम्हारा भर पाएगा इवन 7-8 मिनट में। ठीक है, तब तुम्हारा पेज भर पाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करना लाइन तो बीच से स्टार्ट करना, वो सब स्ट्रेटेजी देखेंगे जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे।
तुमको सब चीज का ध्यान रखना, बहुत स्मार्ट प्ले करना रहता है एग्जाम हॉल में, बहुत स्मार्ट। टाइम उतना ही है सबके पास, लेकिन जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा दिखाया, उसका उतना ही अच्छा वहाँ स्कोर आने वाला है एग्जाम मैंने जब रिजल्ट आएगा तो। ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट हाँ है, अमेंड कर चुके हैं 105 बार अभी तक, 75 साल के अंदर ही। अभी 106 रिसेंट सबसे कौन सा था, 106 सबसे रिसेंट कौन सा था? 33% रिजर्वेशन। हाँ, 33% फॉर वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है। एकोमोडेटिंग जेंडर जस्टिस, अब लिविंग है, कैसे है लिविंग? जेंडर जस्टिस को एकोमोडेट किया ये, लिविंग था तभी तो चेंज किया अपने आप को कि नहीं वुमेन को पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। इससे पहले कितना था? अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। अभी एट करंट जो है 12% 11% के अराउंड है वुमेन पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट। ठीक है। लेकिन इसको अकोमोडेट किया कि मुझे 33% चाहिए वुमेन पार्लियामेंट में, लिविंग है तभी तो। डायनेमिक इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी, और इतना लिविंग है कि टाइम टू टाइम जुडिशरी भी इसको इंटरप्रेट करते रहता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर निशानी है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जुडिशरी को रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंने चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसका कोर वैल्यूज है, लेकिन चेंज किया ना अपने आपको, जुडिशरी जुडिशरी इंटरप्रेट करके दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। कि मेनका गांधी केस में पर्सनल लिबर्टी में बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी पार्ट है। बोला आर्टिकल 13 कि जो भी मैंने ऐसा एफआईआर को वायलेट करेगा उसको हम नलीफाई कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है सब कुछ? ये सब कुछ बता रहा है कि हम क्या है, लिविंग है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग है। हाउएवर हाउएवर ड्यू टू इट्स रिजिड अमेंडमेंट प्रोसीजर, अब इसका अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत टफ है, मैंने कि फिक्स टाइप में है। तो फिक्स टाइप में मतलब कि 2/3 प्लस रेटिफिकेशन 50%, वो टफ कर देता है। कैसे? 1996 में स्टार्ट हुआ था वुमेन रिजर्वेशन का बात, ठीक है, लेकिन जो कि इसका रिजिडिटी है अमेंडमेंट का, इसको लग गया, देख लो जोड़ दो कितना साल लग गया, 30 साल लग गया इसको आगे रहते वुमेन रिजर्वेशन का बात। यूसीसी आज तक भी इस पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया है, इसको हम लोग रियलाइज कर पाए यूसीसी को। क्या कारण कि सबका सहमति नहीं है इसमें। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, जैसे कि रिजर्वेशन वाला पार्ट एंग्लो इंडियंस का, कितना टाइम लग गया रिजर्वेशन अगर हटाना भी है, जैसे आप बोले भी थे अम्बेडकर की भाई तुम 15 साल 20 साल बाद हटा लेना, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये है लिविंग है, लेकिन उसका डिमेरिट भी है कुछ, चेंजेस थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब ठीक है, लिविंग तो बोल दिए, पावर भी दे दिए कोर्ट को कि भाई लिविंग है, तुम जो चाहोगे चेंज कर लो, लेकिन इसी का चक्कर में जुडिशरी क्या करता है कि मनमानी करने लगता है। ठीक है। नॉट थ्रू द पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब जो भी चेंज होना था लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो अच्छी बात क्या होता है कि जो पीपल है विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल के पास है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन यहाँ पीपल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, जुडिशरी अपना ही मन से चेंज कर दे रहा है लिविंग दिखाने के चक्कर में। ठीक है। तो एग्जाम्पल एनजेएससी 1999 अमेंडमेंट को नलीफाई किया, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल गवर्नमेंट उसको ये किया था, 99 अमेंडमेंट लाया था, उसको नलीफाई कौन किया? जुडिशियरी। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो तुम्हारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये काउंटर किसको कर रहा है? डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को काउंटर कर रहा है। तुम ये सब कीवर्ड लिख के आना। ठीक है। पेपर बस लिखना तो अब पहला चीज है कि टेस्ट लिख लिख के तुम टाइम मैनेज करना, और इस नोट को रिवाइज कर करके तुम क्वालिटी इंप्रूव करना। ठीक है। कीवर्ड लिखोगे तो नंबर वेटेज तुम्हारा बढ़ेगा, बाकी से कॉपी तुम्हारा डिस्टिंक्ट रहेगा, और वही करना है मेंस में। कितनी बार में आएगा ये? रिवाइज करते करते आएगा, बार बार रिवाइज करना, टेस्ट लिखना और कोशिश करना है इसको अप्लाई करके आना है। ठीक है। नहीं हुआ अगली बार फिर रिवाइज करना, फिर से रिप्लाई करके आना, लेकिन कीवर्ड लिख के आना। ठीक है। कीवर्ड लिख के आना, उसी का नंबर मिलता है। फिर वही कंक्लूजन कि वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो बोले थे कि लिविंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डार्विनियन। डार्विनियन तो पता होगा, डार्विन थ्योरी जो है कि मैंने जो तुम्हारा एनिमल या स्पेसीज जो है समय के साथ अपने आप को चेंज करते रहते हैं, तो वही मैंने कंपेयर किए कि अपना जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डार्विनियन के साथ मैंने बराबर है उसके साथ वो कंपेयर किए थे, उसी को कंक्लूड करके तुम बता दिए। ये याद नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, हो सकता है, लेकिन जब तुम इसी चीज को बार बार पढ़े रहोगे तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में तुमको रिकॉल होगा कि कुछ वुड्रो विल्सन बोले थे। नाम लिखना, एग्जैक्टली यही लाइन मत लिखना, यही लाइन मत लिखना, लेकिन इसका एसेंस लिख के आना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि तुम किसी मैंने वेरीफाइड या फिर कोई जो नॉन पर्सन के बारे में कुछ कह रहे हो कि अच्छा वो कुछ बताया है कि लिविंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, जैसा डार्विनियन जैसा बताया था वैसा स्ट्रक्चर एंड इन प्रैक्टिस, कि अब समय के साथ चेंज होते रहना चाहिए। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोइंग इट्स विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट और जुडिशरी की मदद से दिखा रहा है कि हम कैसे डार्विनियन थ्योरी को या फिर लिविंग है हम। ठीक है। अभी देखो ज्यादा समझाने का तो मैंने इसमें स्कोप नहीं है, प्रीलिम्स रहने से क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला सीन है। यहाँ पे क्या है कि तुमको
कीवर्ड पे फोकस करना है, मोस्टली कीवर्ड पे फोकस करना है। और दूसरा चीज क्या, कि एक नोट्स होना चाहिए मैंने ऐसा दमदार की जहाँ पे ज्यादा मैंने हाथ पाँव नहीं मार, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला चीज को जो है उसको पहले रट लो, उसके बाद कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है अनोखा तो फिर ऐड करते रहना अपना टाइम के साथ। एग्जाम्पल मिल गया कहीं पे, कुछ करंट अफेयर देख लिए तो ऐड कर लो। पहला चीज है कि जो बेसिक मिनिमम इतना करना है तुमको, बेसिक मिनिमम, बेसिक मिनिमम इतना करना है। क्या है बेसिक मिनिमम? सिलेबस, ठीक है, एक एक टॉपिक पे सब कुछ उसका देख लेना है, प्लस पीवाईक्यू। ठीक, उसके बाद इस इतना होने के बाद तुमको करंट अफेयर कुछ चल रहा है न्यूज में, जैसे कि अभी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो देखेंगे। क्या देखेंगे कि कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके एक पॉलिसी, कोऑपरेटिव पॉलिसी बना है इंडिया में, ठीक है, और वो करंट अफेयर में है। तो तुमको अभी इन जनरल वो तुमको क्वेश्चन कोऑपरेटिव बारे में उतना पूछना बहुत रेयर है, 3 महीने में ऐसा टॉपिक उठाना जो पूछ लेगा बहुत रेयर है। लेकिन जो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हुआ है 25-26 साल बाद, तो उसको बारे में जानना जरूरी है। इनफैक्ट ईयर 2025 जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर है, ठीक है, ईयर 2025 जो है यूएन का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर सेलिब्रेट किया गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ लेगा। तो इसलिए मैं वैसे करंट अफेयर जो मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत वेटेज है इसका इस साल, तो इतना इंपॉर्टेंस है कि उसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो बहुत इरेलीवेंट है। जैसे कि मान लेते हैं कि बुक्स बैन, बुक बैन वगैरह आर्टिकल 19 से डील कर रहा है, लेकिन ये न्यूज में जब रहता है कि हाँ मूवी बैन कर रहा है गवर्नमेंट बार बार, कि बुक बैन कर रहा है गवर्नमेंट बार बार, तो उस केस में यूपीएससी तो पूछ ही लेता है, और यूपीएससी पूछा भी है, ठीक है, यूपीएससी पूछा भी है कि बुक बैन चल रहा है, कि हिजाब हिजाब को ये किया, न्यूज में आया, तो वो करंट अफेयर में पूछ लेगा वो। लेकिन अदरवाइज ऐसा स्टैटिक पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा, और जो न्यूज में चल रहा है 3 महीने के अंदर जो कुछ भी न्यूज में चला है, कुछ बड़ा सा इवेंट पकड़ लो, जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत चांसेस है कि पूछेगा जीएसटी के बारे में, बहुत चांसेस है, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। इसको तुम एथिक्स में भी एक बार पढ़ोगे, एथिक्स में पढ़ोगे लॉ वर्सेस एथिक्स के टर्म में, लॉ वर्सेस एथिक्स के टर्म में, कि लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज अ लीगल प्रिंसिपल। पहला चीज तो ये लीगल प्रिंसिपल है दैट रिक्वायर कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर। मैंने पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट पावर का जो है उसको कंट्रोल करना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल प्रिंसिपल। लेकिन उसी समय इसमें क्या है, इट इज गोज बियॉन्ड द लीगल कंप्लायंस। कॉन्स्टिट्यूशन भी बात कर रहा है कि लीगल कंप्लायंस है, लेकिन उससे आगे बढ़ के बात कर रहा है कि एम्फसाइजिंग द अडेरेंस टू द मोरल प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोरालिटी का बात कर रहा है ये, गोइंग बियॉन्ड द लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। सम एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कुछ एलिमेंट है इसके, एलिमेंट है इसके, एलिमेंट है, सम एलिमेंट, वो ये है। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट होना चाहिए। अब कैसे पूछ लेगा, 15 मार्क्स में पूछेगा कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पूछ लेगा। तो कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए वहां पे। तो एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट क्या क्या है, कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब वो क्या बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए पावर का। सोवर्निटी ऑफ पीपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सब कीवर्ड है तुम्हारे जीएस पेपर 2 के। इसको तुम अभी रट लिए रहोगे तो थ्रू आउट द पेपर तुम यूज करते जाओगे, जब भी पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट भी रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यही सब कीवर्ड वहाँ पे घूमते रहेगा वो, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सोवर्निटी ऑफ पीपल, ये सब रट लेना, एकदम रटा हुआ होना चाहिए ये तुमसे। मैं क्या कह रहा हूँ कि कीवर्ड एग्जाम का जो बहुत बड़ा जो गेम है वो कीवर्ड ओरिएंटेड भी है। प्रीलिम्स में भी वही हाल है, कीवर्ड का मतलब पता नहीं तो तुम एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। जो क्वेश्चन मैंने नॉर्मली, जो थोड़ा मैंने एडवांस स्टेज पे रहता हूँ नॉर्मली कर लेते हैं, वैसे कीवर्ड वाला जो यहाँ पे पूछता है, जैसे एंडेमिक पूछा था प्रीलिम्स में तुम्हारा, एंडेमिक पता होना चाहिए कि एंडेमिक है क्या, तुम एनवायरमेंट पढ़े हो, तुमको एंडेमिक का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो एनवायरमेंट का वर्ड है और किस बारे में बात कर रहा है वो तुमको पता होना चाहिए। तो सोवर्निटी ऑफ पीपल एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये है एलिमेंट। एलिमेंट क्यों कह रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये सब चीज बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। और क्या, सोवरेनिटी ऑफ पीपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, जो टाइम टू टाइम जैसे कुछ हुआ चेंजेस उसको रिव्यू कर सके, तो वो भी बता रहा है कि पार्ट है वो सब। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट, ये भी वही लाइन बता रहा है। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिखा रहा है कि लिमिटेड गवर्नमेंट है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, कहने का मतलब कि सिविलियन जो है उसके हाथ में पावर होना चाहिए मिलिट्री का, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर है तो उसको डेफिनेटली चलाएगा, कोई भी चलाएगा, लेकिन जिसका चाबी है या फिर जिसको परमिशन होना चाहिए वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जो कि बाय द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो वो कौन है, इसको चुन के कौन भेज रहा है सिविलियन गवर्नमेंट को?
जनता चुन के भेज रहा है, तो पावर किसके पास होना चाहिए? तो सिविलियन गवर्नमेंट के पास। तो हम लोग बोले कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। रूल ऑफ लॉ पढ़ोगे, अब इसके बारे में मेंस में पढ़ोगे, अभी मैंने थोड़ी देर में पढ़ोगे रूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक, अब मोरालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी में कहाँ कहाँ पे है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब गाइडिंग वैल्यूज जो इसमें है प्रियम्बल में, वो बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज है सब्जेक्टिव टाइप, कुछ भी सब्जेक्टिव टाइप होगा वो मोरालिटी में आएगा, क्योंकि मोरालिटी है क्या कि जो मेरे लिए अच्छा है वो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और होगा, वो सब्जेक्टिव हुआ ना। तो कुछ भी यहाँ पे गाइडिंग वैल्यूज, अब वैल्यूज क्या है? सब्जेक्टिव है। तो जो भी सब्जेक्टिव वैल्यूज होंगे, तुम सब्जेक्टिव चीज पढ़े हो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीलिम्स के लिए, वो यहाँ पे तुम लिख देना, नंबर मिलेगा तुमको। डीपीएसपी आउटलाइनिंग द सोशियो इकोनॉमिक गोल, सोशियो इकोनॉमिक गोल सब्जेक्टिव फॉर इंडिविजुअल वेलबींग के लिए ये डीपीएसपी क्या किया है, ये बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। अब किसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ पावर? तो ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ହଉ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଉ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା और ତାଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେବା, ସେ ନେଇକି ନିଜେ ବିଜନେସ କରିକି ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଅଛି ओके। तो हमारा गोल नंबर 3 ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं, कोई नहीं, लेकिन क्लासरूम वाले ऑफलाइन वाले से कम ही रहते हैं इसमें। जुडिशियल रिव्यू, ये ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो भी बता रहा है तुम्हारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ही डिनोट कर रहा है। ये भी सब्जेक्टिव है कि कितना क्या कब चेंज कर देगा जुडिशरी, तो सब क्या बता रहा है कि सब मोरालिटी पे डिपेंडेंट है, मोरालिटी को डिनोट कर रहा है, ये मोरल प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है ये सब। अब क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखा दिया तुमको क्वेश्चन। अभी के डेट में ना ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा टफ ही बोला जाता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, अब पूछना शुरू किया यूपीएससी। पिछले 5 साल में दो या 3 बार ये कीवर्ड को पूछ लिया है क्वेश्चन मोरालिटी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन मोरालिटी है क्या? और ओपीएससी का जो बोलते हैं ना कि ओपीएससी अपना अगर क्वेश्चन उठाएगा और कॉपी पेस्ट करना होता है तो यूपीएससी को ही फॉलो करेगा वो। ठीक है, उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो वहीं से उठाएगा। रेडी रहना इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ओपीएससी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रेडी रहना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन मोरालिटी का मतलब क्या समझ रहे हो? सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो कर रहा है, तो इसका फायदा क्या है या फिर इसका जरूरत क्या है, नीड क्या है, तो सब इसी में आएगा, नीड या फिर सिग्निफिकेंस। अगर नीड है मतलब अच्छा ही कुछ होगा तभी तो जरूरत है, या फिर वही सिग्निफिकेंस की कितना इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस द कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड एनकरेज द कोऑपरेशन। अब ये भी बात कि कोऑपरेशन बढ़ाना है, क्या डिनोट कर रहा है? कोऑपरेशन कैसे बढ़ेगा? सब्जेक्टिविटी है, कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। सिग्निफिकेंस कि अपना कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, सोशल मोरालिटी उसको बढ़ाएगा, इसलिए भी हमें चाहिए सोशल मोरालिटी। एड्रेस द सोसाइटल डिस्पैरिटीज है एंड एम्फेसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये सब जो कीवर्ड तुम देख रहे हो, ये सब डिनोट क्या कर रहा है? सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी डिनोट कर रहा है, और ये चीज सब्जेक्टिविटी लिंक किससे है? मोरालिटी से। ठीक है, एंश्योर कोर वैल्यूज ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, एंश्योर कोर वैल्यूज ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी। और एक थे पार्लियामेंटेरियन, वो इट सर्व अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। मतलब कि कोई अगर मान लेते हैं कि कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उस समय क्या करेगा कि वो हमको प्रोटेक्ट करेगा इसको अपना। जैसे कि मान लेते हैं कि इमरजेंसी हुआ, 1975 में इमरजेंसी आया, तो जो भी इसमें कुछ गड़बड़ी था, जिस भी लूपहोल को इंदिरा गांधी यूज करके इमरजेंसी लाई थी, उसको साथ ही साथ जब इमरजेंसी हटा तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट क्या किए? चेंज किए, 46 अमेंडमेंट लाए और बहुत कुछ चेंज करके उसको करेक्ट किए। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, उनको लगा कि भाई जो चीज चल रहा है वो चीज सही नहीं है। ठीक है, इसको हम अगर आज सही नहीं किए तो आगे और खराब होने वाला है, तो 46 अमेंडमेंट करके उसको हम लोग गवर्नमेंट का टायरेनी को कर्व करने के लिए हम यूज क्या किए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब सिग्निफिकेंस देख लिए, जुडिशियरी कभी कुछ बोला है क्या? अब क्वेश्चन का ऐसा टोन अभी होते जा रहा है कि कुछ भी पॉइंट पूछ रहा है ना तो बोला है जुडिशियरी कुछ ऐसा किया है क्या इसी के मैंने ये में कॉन्टेक्स्ट में। तो हाँ, जुडिशियरी किया है कुछ। क्या? केशवानंद भारती इन्वोक किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी,
कि उनको लग रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही बात हो रहा है कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत कोर पार्ट है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनका जो थॉट, उनका जो मैंने जो भी सोच के वो बनाए थे कुछ भी चीज, वो उसका कोर वैल्यूज है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इसी को इन्वोक किया गया था, लेकिन कभी इस पर डिटेल में बात नहीं हुआ। एसर बोमाई केस, इसके बारे में बात किया कि आर्टिकल 356 मस्ट बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि मतलब कर क्या रहा था कि स्टेट इमरजेंसी कहीं भी लगा दे रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहा था, ठीक। तो उसके उस समय एसर बोमाई केस बोला कि ये जो आर्टिकल 356 का जो यूज है वो शुड बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नवतेज सिंह जोहर केस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड प्रिवेल ओवर सोशल मोरालिटी। इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड प्रिवेल ओवर द सोशल मोरालिटी, कि हमको लग रहा है कि ठीक है सेक्शन 377, सेक्शन 377 जो है वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कह रहा है कि वो चीज गलत है, तो उसको हम डिक्रिमिनलाइज किए, स्ट्रक डाउन किए हम, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड लिख के आना। सबरीमाला में भी केस में एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम वर्शिप, जो वुमेन को वर्शिप करने नहीं दिया जा रहा था, बिटवीन 10 to 50 ईयर जो वुमेन थी उनको अलाउ नहीं था सबरीमाला में ये करने का। इस केस का नाम कुछ और है, यंग इंडियन लॉयर केस करके कुछ है, लेकिन इन जनरल न्यूज वगैरह सबरीमाला केस करके यूज करता था। तुम्हारा रेफरेंस ये चलेगा, उतना यंग इंडियन लॉयर केस करके नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सबरीमाला लिखने से भी आदमी समझ जाएगा तुम्हारा जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक। उसमें वुमेन को वर्शिप का मैंने अलाउ नहीं था, तो कोर्ट उसको नोटिस किया, उसको ठीक है उसको हाईलाइट किया कि ये वायलेट कर रहा है क्या, 4 प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये अगेंस्ट है। तो ये सब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थे जो आंसर में जब पूछेगा तुमको तो तुमको लिखना पड़ेगा ये सब। इसमें से एक दो भी याद आ गए तो बहुत है, ठीक है, एटलीस्ट याद आने चाहिए, ठीक है, मतलब समझे रहोगे डिटेल में तो तुम कर ले जाओगे। अब पुला करने से क्या होगा? एक बार पुला करना या 5 बार फूकना? पुला करने से क्या होगा? वो तो जो देखो ओपन सेशन का यही दिक्कत है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है सब कुछ, लेकिन कुछ तो होगा ना उसका कमी। तो कुछ कमी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिमेन्स अंडर स्टडीड, मतलब कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं हुआ है। देयर इज ए नीड फॉर कंसेंसस फॉर डिफाइनिंग एंड अप्लाइंग दिस। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? अब जजेस इसको यूज करके कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर दे रहे हैं, वो अपना कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो क्या है ये? कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ये डिमेरिट है, क्रिटिसिज्म है इसका। और क्या? ड्यू टू इट सब्जेक्टिविटी। अब जो कि इतना सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पहले डिफरेंस जान लो कि तुम प्रीलिम्स दे के आए, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव था, ये तुमको 4 ऑप्शंस था, उसमें से कोई एक चूज करना था, ठीक है। तो तुमको पता था कि हाँ चारों, ये चारों में से कोई एक ही आंसर होगा, ठीक। सब्जेक्टिव क्या है? मेंस। मेंस सब्जेक्टिव क्या है कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका आंसर हर कोई अलग अलग लिख सकता है। तो ये है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि सबके हिसाब से अलग अलग है आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? तो कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है ये है, ठीक है। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है कि ड्यू टू इट सब्जेक्टिविटी पोटेंशियल टू रिजल्ट इन जुडिशियल ओवररीच, और इसी का फायदा उठा सकता है कौन? जुडिशियरी, ठीक है। कंसर्न अबाउट द वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों एक ही चीज बता रहा है कि एक तो पहला डिटेल में बात नहीं हुआ इसके ऊपर, डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा है। फिर वही बात है कि सब्जेक्टिविटी है तो जुडिशियल ओवररीच होने का चांसेस ज्यादा है। अब कंसर्न जो है कि सेपरेशन ऑफ पावर की, मतलब कोई किसी के डोमेन में कूद जाएगा ये बोल के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बचाने के चक्कर में मैं डिफाई कर रहा हूँ तुम्हारा ये पावर को, ठीक है। तो ये है डिमेरिट क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये देख लो, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एक्सरसाइज ऑफ पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एथिकल और मोरल वैल्यूज है जो हम पढ़ लिए अभी। फोकस लिमिटेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सेट हुए थे उनका क्या माइंडसेट था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो लोग, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, उनका मोरल वैल्यूज क्या था कि देश को कैसे आगे ले जाना है, उसका स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है। नेचर, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट, ये एथिकल एंड बिहेवियरल, ये सेम डिफरेंस तुम एथिक्स में पढ़ोगे पहला चैप्टर में, ठीक है। पहले चैप्टर में तुम एथिक्स में पढ़ोगे सेम डिफरेंसेस, और वहां पे एथिक्स में भी एक बार पूछ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पीवाईक्यूज में पूछ चुका है यूपीएससी। की प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर तो देखे ही थे कि एलिमेंट क्या क्या था, इसके एलिमेंट हम देखे ही थे। यहाँ पे वैसे ही एलिमेंट में टॉलरेंस, लिबर्टी जो सब्जेक्टिव टॉपिक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब क्या है? सब्जेक्टिव है। ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कि हमारे जो
फाउंडिंग फादर्स थे, वो चाहते थे कि हमारा देश कैसा बने, तो हार्मनी रहे, लोगों के बीच में फर्टर्निटी रहे, भाईचारा रहे, ब्रदरहुड रहे। ये सब क्या है, सब्जेक्टिव टॉपिक है, ये डिनोट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो मैं एटलीस्ट इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमसे अच्छा और कोई नहीं लिख पाएगा इसको, ठीक है। और जो कि रेडी रहना, इस बार पूछ लेगा वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत हॉट टॉपिक है। 2 बार से तो नहीं पूछा है, अभी तक भी नहीं पूछा है, लेकिन अगर इस टॉपिक से पूछना हुआ, सबसे हॉट टॉपिक यही है, पूछ लेगा वो। दैट नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट एक्ट आर्बिटरली, वही बात है रूल ऑफ लॉ, कि कोई आर्बिटरली काम नहीं करेगा। दैट एवरी ऑर्गन एक्ट इन अ गुड फेथ एंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, कि हाँ, कि इथोस होना चाहिए। अब जैसे कि अम्बेडकर थे, अम्बेडकर क्या बोले कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो जाने से बात नहीं बनेगा, ठीक है, अनलेस अंटिल कि सोशल डेमोक्रेसी का भी पालन हो, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी कैसा है, सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पालन कर लिया, अब क्यों, तो हमको। और एक्चुअली ऐसा था कि अम्बेडकर जी ना, इसके मैंने बोले ना कि इसके नाम पे ना, जो पार्लियामेंटेरियन है कि या फिर जो भी पावर, जो भी जिसके पास भी पावर है, इसके नाम पे वो लोग कुछ भी कर लेगा। तो अम्बेडकर जो थे, इसको ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, इसको ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, बोलते थे कि हम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, लेकिन वो खराब हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पावर किसके हाथ में है, ठीक है। और कितना भी खराब बना है, लेकिन वो अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। अम्बेडकर बोलते थे ऐसा, ये लाइन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका ये था कहना कि मैं बना तो दिया हूँ अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फॉलो करना ही है तुमको, क्योंकि उनको डर था कि कोई इसको यूज करके ना एनार्की ना ले आए, कि भाई कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, इस हवाले से ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के नाम पे कुछ भी किए जा रहा हूँ। तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दे रहे थे कि फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, और बहुत जरूरी है किसी देश को आगे मैंने डेवलप, आगे बढ़ने का बहुत सही रास्ता है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट था कि जो भी कास्टिज्म वगैरह जो थे, उसको सबको ठीक से टैकल किए थे वो अपना एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो कहते थे कि उनका मानना ये था कि अगर इसको फॉलो नहीं किया गया, तो कुछ भी बोल के आदमी इसको चेंज कर लेगा और खराब करके फिर से वही जो कास्ट वगैरह है वो प्रिवेल रहेगा सोसाइटी में, है ना। वो बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। ये थोड़ा मोर और लेस लॉ के बारे में बता रहा है, लीगल कीवर्ड, और ये उससे आगे बढ़ के मोरालिटी और एथिक्स के बारे में बता रहा है, कि सोसाइटल वैल्यूज के बारे में बता रहा है, सोसाइटी को जो भी पार्लियामेंटेरियन को क्या सोच के कुछ भी चीज करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे दिया मोरालिटी में। किसी को डाउट है अभी तक कुछ? किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है, एक सेकेंड। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एटलीस्ट इस मेंस के लिए तो बहुत अच्छे से देख के जाना, इस सीरीज में पाओगे तो अच्छे से लिख के आना। प्रियम्बल रट लो, पूरा रट लो, मेमोराइज कर लो, ठीक है, मेमोराइज कर लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into एस सॉरी एसडीआर करके तो पहले था, सॉरी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 3 था, उसके बाद फिर बाद में 2 एस और ऐड हुआ, ठीक है। याद कर लो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पूरा याद करो, ठीक है। इसको इसको रटे रहोगे, हर जगह यूज होगा, प्रीलिम्स में तो पूछ ही लेता है, मेंस में भी यूज करने के लिए बहुत हैंडी है, कि तुम कुछ नहीं भी आ रहा है कंक्लूजन, कंक्लूजन मान लो तो टाइम लास्ट क्वेश्चन है, पूरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब हार्डली तुम्हारे पास, मैंने पेपर वहां से मैडम तुम्हारा जो इन्वलेटर है तुम्हारा पेपर छीनने शुरू कर दिया है, अब तुमको कुछ कंक्लूड करना है, यही कंक्लूड कर देना, ठीक है, इसी को कर देना कंक्लूड, और बोल देना कि जरूरी है ये, और हम ही उसको चीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये सब इसलिए याद रखना है कि कंसिस में बैठा लो कि कुछ नहीं आ रहा तो इसी को अप्लाई करके आ जाना है मेरे को, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट जो होता है बहुत, मैं बोला ना, कंफ्यूजन कभी छोड़ के मत माना, 1 मार्क या हाफ मार्क मिनिमम तुमको मिलेगा ही मिलेगा, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसको पूरा रट लो, मेमोराइज कर लो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब देख रहे होगे तुम कि हम बाहर बहुत चीज का सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड के ये में सेम ही रहता है सबका। अब जैसे सिग्निफिकेंस इसका क्या है, प्रियम्बल का, ठीक है, फंडामेंटल एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है, लोगों का तो भला ही होगा ना इसमें,
ठीक है। किसी भी कारण से तो लोग का मैंने इंडिविजुअल सिटीजन का तो मैंने इसमें कुछ भी मैंने वेलफेयर ही है ना, वेलफेयर का ही बात है, कुछ अच्छा बात ही होगा कुछ इसमें, ठीक। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सिग्निफिकेंस है तो 2-4 पॉइंट मैंने हवाबाजी करने के लिए ठीक है, 3-4 पॉइंट तुमको, लेकिन तीन कम से कम 3 से 4 पॉइंट ना एकदम सॉलिड लिख के आना वहां पे कि हाँ तुमको मैंने बता दो कि पहला 3-4 पॉइंट लिख दो अच्छा अच्छा ढंग का, और उसके बाद फिर तुम करो उसको, तुम मैंने पेज तो भरना भी है ना, और एग्जैक्टली सारा पॉइंट कीवर्ड याद भी नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, तो फिर उसके बाद फिर बुश अराउंड द बीट अराउंड द बुश करके आना लिख के कुछ भी उसी के आसपास लिखना कि हाँ सिग्निफिकेंस क्या करेगा, तो ये कर सकता है, अच्छा कर सकता है। लेकिन जो कुछ होते हैं कि कुछ 3-4 पॉइंट बहुत सॉलिड होने चाहिए एग्जाम हॉल के लिए। सज्जन सिंह केस क्या बोला प्रियम्बल के बारे में, एन एपिटोम ऑफ ब्रॉड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। यार्डस्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको के यार्डस्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना वर्थ इट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मेजर किया जा सकता है प्रियम्बल देख के ही। फॉर्मर सीजीआई जो थे हिदायतुल्लाह, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया पॉलिटिकल सोसाइटी, जो इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी कैसा है वो तुम्हारा प्रियम्बल ही बताता है कितना इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के एम मुंशी इसको डिफाइन किए कि ये है। अब ठीक है, तुमको ये चीज नाम याद नहीं आया, तुमको ये पॉइंट भी याद नहीं आया, लेकिन बेसिक नियम क्या याद आना चाहिए था पता है, तो जो तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे, क्या कि सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो पीपल के पास है, प्रियम्बल बता रहा है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेकुलर सोशल, नेचर है क्या इंडियन स्टेट का, ये भी सिग्निफिकेंस ही बता रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, तो ठीक है ये याद नहीं आया किसी भी कारण से, लेकिन एटलीस्ट मैं जूम करूंगा कि तुमको एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए लिख के, तो 4-5 दो पॉइंट भी यहाँ से आया, 3 पॉइंट भी यहाँ से आया, लेकिन 4-5 पॉइंट यहाँ से उठा के लिख के आना है तुमको, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अब ठीक है सिग्निफिकेंस तो देख लिए, पढ़े भी थे प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े थे, तो ये तुमको काम आ ही जाएगा क्योंकि बहुत कुछ प्रीलिम्स में तुम कर चुके हो, बस उसको कैसे यूज करना है उसको तुमको अभी यहाँ पे सीखना है, स्किल वही डेवलप करना है। जब आंसर लिख के आओगे और फिर देखो यार ये तो पता था लेकिन लिखने नहीं आया कैसे, तो जो पढ़े तो उसी को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये रहेगा तुम्हारा ये, लेकिन सेकंड थर्ड पॉइंट में रहेगा। मैंने पहले तुम लिख दो कि जो इंपॉर्टेंस है इसको कैसे कैसे कौन, ये सज्जन सज्जन सिंह केस जो था वो क्या बोला था, ठीक है, नहीं आया रहा है, नेक्स्ट कुछ देख लो कि डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी, फॉर्मर सीजीआई जो थे हमारे एम हिदायतुल्लाह, वो बोले थे। के एम मुंशी हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात की है कि ये जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है इंडिया का। और क्या, की एड इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और बहुत बड़ा हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। ये कौन बोला था देख लेंगे अभी, कि इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्प करता है। पार्ट है कि नहीं, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, पार्ट है कि नहीं, स्टार्ट कहाँ पे होता है। अब जैसे देखो क्वेश्चन हमेशा ना, जैसे मैं यहाँ थोड़ा लिखा हूँ तुमको लगेगा कि अरे इतना में तो 2 पेज 3 पेज नहीं भरा जा सकता, क्वेश्चन तुमको ना ब्रेक करके आएगा, वहां पे 3-4 चीज डिमांड पूछे रहता है। और ओपीएससी का अच्छा बात यही है ना कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं डालता है वो, ठीक है, वो लेंदी करेगा वो, थोड़ा 3-4 कीवर्ड डालना, और जब और तुम हमेशा खुश हो जाना क्वेश्चन देखे, जितना बड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए वो आसान कर रहा है कि तुमको सब हेडिंग बनाने में तुमको आसानी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट दे दिया है खाली तो तुमको हो सकता है कि तुमको डर लग जाए कि यार इसमें सब हेडिंग क्या बनाऊंगा, इसको डिकोड कैसे करूं, लेकिन ओपीएससी का अच्छा बात क्या है, तू लेंदी क्वेश्चन देता है, ठीक है, 3-4 लाइन 5 लाइन का भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, तुम आराम से ब्रेक करना है कि पहले इसको टारगेट करूंगा फिर इसको टारगेट करूंगा, और वो सब होना चाहिए कितना 30 से 45 सेकंड में तुम ये कर लेना, एनालाइज कर लेना कि हाँ पहले इसको टारगेट करूंगा फिर इसको टारगेट करूंगा, फिर ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ये तीनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये है, तो इन तीनों को टारगेट करना है, ठीक है। ये चीज तुमको बेसिक नियम करके आना पड़ेगा इतना। पार्ट है कि नहीं, पार्ट है कि नहीं, तो बेरुबारी केस क्या बोला, बेरुबारी केस था इट इज गाइड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट पार्ट, बोल दिया कि भाई गाइड कर रहा है, ये गाइड कर सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन पार्ट नहीं है ये, पार्ट नहीं है ये, नॉट पार्ट, ठीक। केशवानंद भारती केस किया सेकंड, वहां पे क्या बोला कि नॉट सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बनाएगा, प्रियम्बल है लिखा हुआ है तो बोल देंगे कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है इसलिए नहीं करना है ये चीज, तो ये चीज नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। केशवानंद भारती बोला इट इज नॉट अ सुप्रीम पावर और नॉर ए सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंटरप्रेट करने के लिए। सो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोला, केशवानंद भारती केस बोला, ठीक है, केशवानंद भारती बोला।
इसको मान लो कि रूल बुक भी बोलते हैं बहुत लोग, रूल बुक, कि कैसे, सॉरी रूल बुक कह रहा हूँ, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन में लिखना कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ए प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बुक स्टार्ट करते हो तो पहला प्रीफेस नहीं होता है कि मैं, मुझे ये बुक क्यों लिख, मैंने कि क्या, किस चीज से मुझे मोटिवेशन मिला ये बुक लिखने के लिए। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही प्रीएम्बल है, ठीक है। LIC केस अगेन हेल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट, ये तुम प्रीलिम्स में पढ़े थे, तुम लक्ष्मीकांत में पढ़े थे ये, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है, पार्ट है कि नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन एक पार्ट ये भी रहेगा क्वेश्चन में, एक पार्ट सिग्निफिकेंस भी पूछ लेगा, ठीक है, पूछ लेगा तुमसे एग्जाम हॉल में। अब उसके कीवर्ड प्रीएम्बल्स के बहुत सारे हैं, इतना सारा तो कीवर्ड देख लीजिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब ना बहुत डिटेल में, ये शायद जिनका ऑप्शनल है उन लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अदरवाइज तुमको जो जेनरिक जानना है कि जस्टिस तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी तो थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में, इक्वालिटी किस लेवल पे, स्टेटस के लेवल पे, अपॉर्चुनिटी के लेवल पे, फर्टिनिटी तो किस टाइप का, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसमें भाईचारा चाहिए कि भाईचारा, फर्टिनिटी कैसा, फर्टिनिटी एश्योर्स, क्या एश्योर करेगा फर्टिनिटी, भाईचारा, कि डिग्निटी है एक दूसरे का, यूनिटी होना चाहिए देश के बीच में, ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक है, कंट्री में इंटीग्रेट, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसके आइडियल्स हैं, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे, बहुत सारे इसके सोर्सेस थे, ठीक है, नेचर क्या था देख लिए। इनमें से इनमें से मैं यहाँ पे ये तीन नहीं बताया हूँ, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, इनको नहीं एक्सप्लेन किया हूँ मैं, कारण है, ठीक है, उतना अगर एक एक में और बताऊंगा हो सकता है कि 3 महीने में तुमको नहीं पढ़ा पाऊँ पूरा पॉलिटी, ठीक है, 3 महीने में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जो चीज बहुत, ये न्यूज में था, ये क्यों न्यूज में था कि जब ट्रम्प टैरिफ लगाया तो इंडिया को अपना क्या स्टैंड लेना है, ठीक है, रसिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये न्यूज में था कि इंडिया मैंने सोवरेन है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प का प्रेशर में आके क्या इंडिया अपना सोवरेनिटी को ये एडजस्ट करेगा क्या। तो उस समय एस जयशंकर एक ही कीवर्ड कह रहे थे कि हम लोग अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बता रहा है कि हम सोवरेन हैं, ठीक है, हमारा जो ऑटोनॉमी है वही सोवरेनिटी को डिनोट कर रहा है, तो ये उस कारण से न्यूज में था। फिर डेमोक्रेटिक, ये तो ऐसे आ गया क्वेश्चन में, रेडी रहना कि ऐसे में पूछ लेगा कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे है वो बताना पड़ेगा तुमको कि कैसे इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, नहीं पता रहेगा तो नहीं लिख पाओगे उसको। तो अभी देख लेंगे उसका कि एटलीस्ट इतना हो कि 12 पेज लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे बस कीवर्ड के थ्रू से तुमको एक एक पेज में एक एक पूरा आइडियाज को एक्सप्लेन करना होगा, डेमोक्रेसी। फिर सेकुलरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच गया, रिपब्लिक, ठीक है, क्या क्या बचा, रिपब्लिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। ये भी मैंने, ये भी मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन होता है इस पे, PSR में बहुत डिटेल में मैंने इसका ऊपर है डिस्कशन। मेंस में इसको बहुत कम चांसेस, इसको ऐसे पूछ लेगा मेंस में, वेलफेयर स्टेट के बारे में लेके कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, वेलफेयर स्टेट। और रिपब्लिक मतलब एज ए मीनिंग बहुत छोटा वर्ड है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड, ठीक है। वैसे सोशलिस्ट, इसको वेलफेयर स्टेट, वेलफेयरिज्म जो है उसको डिनोट करता है ये, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वेलफेयरिज्म, हाउ इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा। अदरवाइज उतना डिटेल में नहीं पढ़ना जितना, लेकिन ये अभी देख लो न्यूज में था, ये हमेशा न्यूज में रहता है। और डेमोक्रेटिक बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी। अब सॉवरेनिटी रेफर्स टू सुप्रीम अथॉरिटी, कौन है सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, इंडिया, वो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए कैपेबल है। पावर दैट ए गवर्नमेंट और स्टेट पोजेस विद इन इट्स बॉर्डर, अपने बॉर्डर के अंदर में जो भी उसका डिसीजन लेना है वो अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी है उसके पास रहता है, ठीक है। टाइप इंटरनल, पावर टू क्रिएट एंड एनफोर्स लॉ, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल में कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और कुछ भी लॉ बनाए और उसको एनफोर्स करा सके। एक्सटर्नल में entails that the right to conduct the foreign policy without undue influence from external forces, यही वाला जो अभी बता रहा था, इसी की वजह से न्यूज में था वो बहुत। सोवरेनिटी प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सॉरी पॉलिटिकल अथॉरिटी टू स्टेट, कि कौन है जो सोवरेनिटी को ये करेगा, स्टेट करेगा, स्टेट कितना लेजिटिमेट है, ठीक है, उसी हिसाब से सोवरेनिटी डिसाइड होता है कंट्री का भी। टेरिटोरियलिटी की स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया उसको डिफाइन रहता है कि सोवरेन मतलब कितना, तो बोलेगा कि मेरा मेरा डोमेन है, इसके अंदर में कुछ भी तुम्हारे साथ किससे लेना देना कुछ भी हुआ उसके लिए कौन ये है,
स्टेट के पास पावर है। सोवरेनिटी भी बहुत मैंने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ही है सोवरेनिटी, ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक नियम बता रहा हूँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट इतना तुमको पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट मान लो कि सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म तीनों एक साथ दे दिया, तो एटलीस्ट कुछ कुछ लिख के आओ वहाँ पे। सोवरेनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ पे बात है सोवरेनिटी का, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, तो कीवर्ड डायरेक्टली 51C में भी बात कर रहा है कि सिटीजन आर ऑब्लाइज टू प्रोटेक्ट इंडियन सोवरेनिटी, सिटीजन के पास ऑब्लिगेशन दिया गया है कि वो सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। प्लस जो ओथ होता है 3rd शेड्यूल में, उसमें भी बोला गया है कि जो भी मैंने जिनके लिए भी ओथ लिखा हुआ है 3rd शेड्यूल में, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट का ओथ यहाँ पे नहीं है 3rd शेड्यूल में, तो इनको छोड़ के बाकी जिसका भी लिखा हुआ है उनको सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करने का, टू सेफगार्ड द इंडियन सोवरेनिटी का उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इन जगहों पे सोवरेनिटी को तुम लिख के आओगे, एटलीस्ट बेसिक में इतना करके आना, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी। अब नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल, पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है बोल के प्रीएम्बल में मेंशन है। फंडामेंटल राइट बता रहा है, कैसे बता रहा है फंडामेंटल राइट, नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का, ठीक है। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डिनोट करता है। आर्टिकल 326 जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को डिनोट करता है। आर्टिकल 75 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिनोट करता है। लिख क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे डेमोक्रेसी बोला गया है, ये डेमोक्रेसी इस टाइप का डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कीवर्ड होना चाहिए आंसर में। फंडामेंटल राइट, अब कैसे बोलोगे कि कैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ये करता है, अभी देखेंगे जब फीचर्स पढ़ेंगे ना एफआर का, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा इसको कि कैसे एफआर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या जरूरत है डेमोक्रेसी का, या फिर मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्लूसिविटी, ठीक है, एंश्योर डाइवर्स वॉइस, मतलब कि सबका बात करता है, मतलब सबका बात करता है। एग्जाम्पल, अब ये न्यूज में था, 6 शेड्यूल न्यूज में था, कौन डिमांड कर रहा था, कौन सा यूटी डिमांड कर रहा है बताओ, 6 शेड्यूल, लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए तुम 6 शेड्यूल छोड़ के नहीं जा सकते हो, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेंस में 6 शेड्यूल पे कि क्या है ऐसा स्पेशल स्टेटस का, कि करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है ना ये। इंक्लूसिविटी का बात कर रहा है कि सबको इंक्लूड करता है ये, जैसे मान लो कि सबको, तो पहले क्या हुआ कि सबको एक अम्ब्रेला में ले आया, फिर जिसका जरूरत है हिसाब से सबको स्पेशल पावर भी दे रहा है। क्या शो कर रहा है कि डेमोक्रेसी में है हर किसी का डिमांड, हर किसी का वॉइस को सुना जा रहा है, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, डेमोक्रेसी में राइट्स का प्रोटेक्शन मिलता है। स्टेबिलिटी एंड पीस, कि अगर रूल को फॉलो करेंगे, रूल ऑफ लॉ रहेगा, नॉट रूल ऑफ मैन रहेगा, मतलब क्या है कि शांति बने रहेगा, ठीक है। रूल ऑफ मैन, मान लो जैसे कोई ऐसा टेरिटोरी है जहाँ पे नक्सलिज्म का कंट्रोल है, जब मन करेगा नक्सलाइट आएगा, किसी को गोली मारेगा, लेके छीन के चले जाएगा, छीन छान को, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, स्टेबिलिटी एंड पीस, इसलिए हमें चाहिए डेमोक्रेसी, या सिग्निफिकेंस डेमोक्रेसी का ये है कि स्टेबिलिटी और पीस रहता है वहाँ पे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो होता है वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक। इंटरनेशनल स्टेचर, अब जैसे इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मदर डेमोक्रेसी, सब क्रेडिट ले रहा है इंडिया, तो इंडिया का जैसे डेमोक्रेसी का जो ये है, इंडिया का जो डेमोक्रेसी का जो टोन है वो इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ा रहा है इंडिया का। जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा डिप्लोमेसी हो या फिर तुम्हारा इंडिया का जो मैंने जो बात होता है सब सुनते हैं, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों रेजिलियंट इंडियन डेमोक्रेसी, ड्यू टू इंडिया क्यों रेजिलियंट है डेमोक्रेसी को लेके, यानी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है बहुत स्ट्रांग हो, फेडरल सिस्टम हो कि फंडामेंटल राइट हो, जो भी पावर दे रहा है सेंटर स्टेट को सॉलिड है, ठीक है। जो भी किसी किसी को दिक्कत भी हो रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत भी हो रहा है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम ला रहा है, 90:10 का रेशियो में स्कीम ये करता है, पास करता है नॉर्थ ईस्ट में, तो हर किसी का जरूरत देख रहा है उस हिसाब से, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए हुए, स्पेशल स्टेटस भी दिए हुए था, ठीक है। 371 ABCD करके है 371 में, जो हालांकि 370 हटा दिया, लेकिन फिर भी 370 हटाया, उसको यूटी बना के सेंट्रल अपने अंडर में ही लिए हुए हैं। लेकिन इंडिया अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रहा है, रेजिलियंट इसलिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है अपना, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, हाँ इसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, लेकिन
तुम इसको लिखोगे, लिखने के लिए तुम लिखोगे इसको कि फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। एक्चुअली तुमको बता दूं कि जितने भी वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट डेमोक्रेसी है ना, सब इंडिया से सीखने आते हैं कि कैसे इंडिया में इतना अच्छे से कंडक्ट होता है इलेक्शन। ठीक है, मैंने एक बोलते हैं ना कि केस स्टडी है इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन पे जितने भी बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यूएसए हो चाहे वो, प्रेज करते हैं इंडियन इलेक्शन को लोग। तो रेजिलेंट डेमोक्रेसी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पावर जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, पावर ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है इलेक्शन की वजह से। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है बोल के पावर ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है, इसलिए हम रेजिलियंट हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बता दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं केबीसी की बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर पाओगे तुम। वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। अब सिविल सोसाइटी, किसी को पता है एडीआर के बारे में क्या है एडीआर? कोई? अल्टरनेट नहीं डिस्प्यूट नहीं नहीं, रेजोल्यूशन। वो तो है, लेकिन यहाँ पे सिविल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, इसके बारे में नाम तुम सुने हो कहीं पे, न्यूज में था ये पिछले साल, बहुत न्यूज में था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक्चुअली ये इलेक्टोरल रिफॉर्म में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। ठीक है, बहुत मैंने बहुत पावरफुल सिविल सोसाइटी है। तुम सुने थे इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको हटाने में ना इसी का बहुत बड़ा रोल था। एडीआर जो था यही अपील किया था कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2018-19 से ही, कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बहुत बड़ा स्कैम है। एडीआर ही उसको ये कर रहा था। तो सिविल सोसाइटी अच्छा है बोल के टाइम टू टाइम अपने आप को डेमोक्रेसी बचा के रखे हुए है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कुछ अगर ऐसा इंडियन सिविल सोसाइटी का नाम याद रखना है उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। रिजिलियंट डेमोक्रेटिक कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर अपना, ठीक है। अब देख लो डेमोक्रेटिक कल्चर कहाँ पे डेटोरेट हुआ, अफगानिस्तान में, कहाँ पे, नेपाल में, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब अगर दो ग्रुप हैं, ठीक है, पार्टीज जो जीत रही हैं 33% वोट लेके जीत रही हैं, ठीक है, जो सेकंड पार्टी हो 30 मान लो 29% पे होगी, ये जीत गई, लेकिन फिर भी ये मेजोरिटी में है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भी ना पॉपुलेशन है हमारे पास कि नहीं तुम सही हो या गलत हो, या तुम उसको काउंटर करने के लिए अभी भी लोग हैं। मतलब जो बच गए तुम्हारे 67%, वो इसको काउंटर करते रहते हैं डिस्पाइट ये रूलिंग गवर्नमेंट है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, डेमोक्रेटिक कल्चर है, वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको भी क्रिटिसाइज करने का कलेजा रखता है, जिगरा रखता है, क्योंकि हम इसको अपने अंदर इनकलकेट किए हैं। हम आईएनएम जो इंटरनेशनल मूवमेंट था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो भगत सिंह, जो सुभाष चंद्र बोस, उनको हम लोग आइडियल मानते हैं कि वो लोग कितना हमारे लिए बलिदान दिए, बल्कि हमको डेमोक्रेटिक कल्चर क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अंदर है, इनबिल्ट है ये, इसलिए हम अभी तक सर्वाइव कर गए डिस्पाइट की वेस्टर्न जो जितने भी पॉलिटिकल ये थे, फिलोसॉफिस्ट थे, वो लोग सबको बोल रहे थे कि इंडिया तो फेल्ड स्टेट हो जाएगा कुछ ही दिन बाद, क्योंकि जितना उसमें डाइवर्सिटी है, कोई यहाँ से बोलेगा मुझे अलग होना है, कोई यहाँ से बोलेगा मुझे अलग होना है, कोई यहाँ से बोल देगा मुझे अलग होना है। लेकिन इंडिया सर्वाइव कर गया क्योंकि इंडिया का जो था डेमोक्रेटिक कल्चर पहले से था, इनबिल्ट था, एंशियंट टाइम से। ठीक है, जनसंघ, बुद्धा का जो जनसंघ था, हाँ जनसंघ, सॉरी जनसंघ नहीं, क्या संघास, वहां भी डेमोक्रेटिक फीचर्स को फॉलो किया जाता था। तो ये सब अपना कल्चर में था वो चीज, इसलिए हम अभी तक इतना रेजिलियंट परफॉर्म कर पाए हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल इसलिए हुआ क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना, इंडिया का जो बोलते हैं ना सिंबल है। ठीक है, इंडिया को मैंने अगर कुछ में अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिनोट किया जाए तो इंडिया को ना डेमोक्रेसी में, मैंने पहला डेमोक्रेसी का बात आता है तो इंडिया उसमें आता है। ठीक है, सबसे पहला, और इसके बाद यूएसए स्टार्ट होगा, यूएसए स्टार्ट होगा। ठीक है, इस लेवल का डेमोक्रेटिक है इंडिया। डेमोक्रेसी का अगर बात होगा तो सबसे पहले इंडिया आएगा, सबसे रैंक 1 में इंडिया आएगा, उसके बाद यूएसए, और फिर बाकी दूसरे कंट्री आएंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी और ऐसे वगैरह में ना पूछना कोई बड़ा बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, पूछ लेगा तो एटलीस्ट हर एक पॉइंट पे एक एक चीज ओपन करते जाओगे, तुम्हारा 12 पेज भर के रेडी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ कुछ पूरा फिलोसॉफिकली पूछ लिया ऐसे में, खाली यही तुम पढ़ के गए हो, ठीक है, या फिर तुम एक एंगल यहाँ से भी उठा लेना, अगर कुछ भी ऐसे लिख रहे हो तो एक डेमोक्रेटिक एंगल भी उठा लेना कि हाँ यहाँ से भी एक पेज या 2 पैराग्राफ लिख देना है मेरे को। ठीक है, थ्रेट क्या है इंडियन डेमोक्रेसी को, तो वही अप्रोच जो सब जानते हो, वेस्टर्न अप्रोच। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। यहाँ पे डेमोक्रेसी में थोड़ा एनवायरमेंट वाला कोई एंगल नहीं डाला जा सकता, इसलिए यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं डाला हूँ। पॉलिटिकल थ्रेट क्या है, पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रहा है अपना। तुम अगर पेपर पढ़ते हो तुमको पता हो कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है। 145 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था, ये पढ़ेंगे डिटेल में, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट टॉपिक है अपना, चैप्टर 2 या 3 में देखेंगे, टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल थ्रेट क्या है डेमोक्रेसी का, कि हम रिलीजियस ग्राउंड पे हम पोलराइज कर रहे हैं लोगों को, कास्ट के ग्राउंड पे पोलराइज कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि तुम ये कास्ट के हो, जाट हो तो मुझे वोट दो, तुम यादव हो तो मुझे वोट दो,
तुम कुर्मी हो तो मुझे वोट दो, ठीक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये की थ्रेट है, मैंने अगर ऐसे चलता रहा तो डेमोक्रेसी डेफिनेटली कभी ना कभी डेटोरिएट हो जाएगा पूरा। ऑथोरिटेरियनिज्म ये भी खतरा है, जैसे कि क्या हुआ था बांग्लादेश में, अपना मनमर्जी करने लगी थी शेख हसीना, ठीक है, पॉलिटिकल थ्रेट था, खत्म हुआ डेमोक्रेसी उस समय, अनरेस्ट आ गया था, सिविल सिविल वार टाइप में क्रिएट हो गया था ना। तो खतरा है ये सब, अथॉरिटेरियनिज्म अगर बिहेव करने लग जाए कोई गवर्नमेंट, या फिर पॉलिटिकली पोलराइज करने लग जाए सिटीजन को कि तुम हिंदू हो कि तुम मुस्लिम हो कि तुम ये हो तुम, तो वो चीज में दिक्कत है, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। वो इकोनॉमिक थ्रेट में इनइक्वलिटी अगर बढ़ जाएगा, जो कि नेपाल में तुम जो कारण बना, नेपाल नेपाल प्रोटेस्ट में जो जनजी प्रोटेस्ट था, उसका जो कोर ये था इनइक्वलिटी और करप्शन ही था। इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और विजिबल इनइक्वलिटी था वो, कि मतलब तुम देख रहे हो नेता वगैरह के बेटा लोग पोस्ट कर रहे थे इंस्टा सोशल मीडिया पे, और ठीक उसका अपोजिट जो कॉमन मैन थे उसके अपोजिट जिंदगी जी रहे थे। करप्शन भी नेपाल में बहुत बढ़ गया था। और जो श्रीलंका में जो 2022 में जो हुआ था, वो तो उसके लिए मल्टीपल कारण थे, एक कारण करप्शन भी था। एक कारण करप्शन भी था कि जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी थे वो लोग सब करप्शन कर रहे थे मिलके। ये सब क्या है, एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। 2022 में श्रीलंका का ये हुआ था, नेपाल अभी रिसेंटली ये हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म, कि अब नेक्सस हो जाएगा, ठीक है, एक हाथ से दे ले, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले वाला टाइप में, कि तू मुझे डील दे मैं तुझे ये दूंगा। ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इनइक्वलिटी बढ़ाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, ये डिक्लाइन होगा डेमोक्रेसी। सोशल थ्रेट क्या है, कम्युनल वायलेंस, धर्म के नाम पे वायलेंस होना, राइट्स होना, प्रोटेस्ट होना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोशल थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, एकोमोडेट किया गया 33% ना। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, डिजिटल सर्विलेंस, जो तुम पेगासस सुने थे कि तुम्हारे बहुतों का जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह थे ऑपोजिशन, उनका फोन में पेगासस का ये रिपोर्ट आया था कि पेगासस पाया गया है उनका, और उसको कौन ये कर रहा है, केस चला, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था कि रूलिंग गवर्नमेंट उसको ये कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से भी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है, ठीक। लीगल थ्रेट, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये हो गया, उस पर भरोसा उठने लग गया, तो डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे मेरिट में भी देखे थे कि अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कारण है, हम रेजिलियंट हैं। एग्जीक्यूटिव ओवर रीच, अब मनमानी करने लग जाए एग्जीक्यूटिव, जैसे कि यूज ऑफ सीबीआई ईडी, सारे ओपोजिशन को भर देगा कहाँ पे, जेल में यूज करके, तो डेमोक्रेसी बचेगा क्या। तो ये सारे कारण हैं थ्रेट के। तुम इसको पढ़ना तो ऐसे को दिमाग में रख के पढ़ना, कि ऐसे में एक एक पॉइंट को ओपन करना है, एक एक पेज लेना है, ओपन करना है, ठीक है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो पेज आएगा, लास्ट पेज आएगा, उसमें यहाँ पे बेस्ट है कि तुम प्रियम्बल कोट कर दो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, विजिट करके एड करना, ठीक है। इसी के लिए ही इसको दिमाग में रख के पढ़ना डेमोक्रेसी। कंक्लूजन, बी आर अम्बेडकर राइटली सेड, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट अनलेस देयर इज लाइज एट बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। मतलब कि हमको सब्जेक्टिव टाइप में रहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम फॉलो कर लिए और सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो ही नहीं किए, तो फिर बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाएगा। बस कोट करने के लिए, कंक्लूड तुम कुछ भी कर सकते हो, बस 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन, और सारे आंसर में कंक्लूजन बिना लिखे हुए तुम मत जाना, उनको वेटेज असाइन रहते हैं, मार्क्स असाइन रहते हैं इसमें, ठीक है। अब सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म इट एडवोकेट सेपरेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अफेयर ऑफ स्टेट। ये कौन सा डेफिनेशन है, ये यूरोपियन डेफिनेशन है, वेस्टर्न डेफिनेशन है ये, कि इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट में कोई लेना देना नहीं है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना सेकुलरिज्म कहाँ कहाँ पे बात किया हुआ है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29, 30, इसमें भी रिलीजियस माइनॉरिटी का बात किया है। आर्टिकल 44 कि सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 51 है रिलीजियस हार्मनी, ठीक है, भाईचारा, ब्रदरहुड, बात हुआ है। अब ये डायग्राम एग्जाम में सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आएगा तो बना के आना, ठीक है, बना के आना। स्टेट, इंडिविजुअल, रिलीजन। स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या है, दो, ये न्यूट्रलिटी है, मतलब वेस्टर्न टाइप कि कोई लेना देना नहीं, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई लेना देना नहीं, मतलब न्यूट्रल है दोनों एक दूसरे के लिए, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। स्टेट और रिलीजन के बीच में इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है मतलब कि दोनों उतना इंटेंगल्ड नहीं है, उतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमल अमाउंट में प्रमोट करता है। स्टेट प्रमोट कर रहा है रिलीजन को और सारे धर्म को इक्वली इक्वली ट्रीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, इक्वी डिस्टेंट। तो ये है इंडियन टाइप, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेकुलरिज्म।
ये बना के आना एग्जाम हॉल में, अगर सेकुलरिज्म आ रहा है तो इसको बना के आना। रिलीजन और इंडिविजुअल के बीच में क्या है कि कोई स्टेट बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, स्टेट बीच में नहीं आना चाहिए। और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में क्या है कि कोई धर्म बीच में नहीं आना चाहिए इनके बीच में, कि मैंने पब्लिक स्पेयर प्राइवेट स्पेयर को कोई ऐसा स्टेट इनको डिक्टेट नहीं करे इंडिविजुअल की तुम कैसे फॉलो करना है। स्टेट कोई रिलीजियस चीजों पे डिक्टेट नहीं करे इंडिविजुअल को, ठीक है। ये डायग्राम बना के आना मेंस में। सिग्निफिकेंस क्या है सेक्युलरिज्म का? जो सिग्निफिकेंस तुम्हारा डेमोक्रेसी का था वही फायदा तो इधर भी होगा ना। सोच के देखो, अगर नहीं भी ये नहीं भी पढ़ रहे हो तो सेक्युलरिज्म रहेगा, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर है, तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, माइनॉरिटीज राइट जो है प्रोटेक्ट होंगे, स्टेबिलिटी एंड पीस रहेंगे, ठीक है। भाईचारा रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सेक्युलर रहेंगे तो इंटरनेशनल स्टेटस बढ़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूँ कि ये रहेगा, सिग्निफिकेंस यही सेम है। लेकिन फिर भी इसी को लिख के आना, इसी को लिख के आना, ठीक है। वेस्टर्न और इंडियन, ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है प्रीलिम्स मेंस में, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ये। वेस्टर्न क्या कहता है? implies clear and distinctive division between religion and government affair। क्लियर एंड डिस्टिंक्टिव सेपरेशन है किसके बीच में? रिलीजन और गवर्नमेंट के अफेयर के बीच में, एकदम क्लियर कट सेपरेशन। स्टेट अपना यहाँ काम करते रहेगा, रिलीजन अपना यहाँ पे काम करते रहेगा, ठीक है। इवॉल्व ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसांस। अब ये तो हिस्ट्री में ऐसा कि यूरोपियन में ऐसा बहुत ज्यादा डार्क एज आ गया था। उस समय देखा गया कि रिलीजियस ओवर पावर कर रहा है स्टेट के ऊपर, स्टेट में जो कुछ भी हो रहा है कंट्रोल कर रहा है रिलीजियस, जो प्रीस्ट वगैरह थे वो लोग कंट्रोल कर रहे थे स्टेट को। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए एक ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट लाया गया कि स्टेट अपना जगह पे काम करते रहे, रिलीजन अपने जगह पे काम करते रहे, दोनों के बीच में कोई ऐसा मैंने वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में इक्वल रेवरेंस इज अकॉर्डेड टू ऑल रिलीजन, सबको बराबर। यूरोप में ये हुआ है, अपना जो है वैदिक एरा से है ये चीज, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव, धर्मनिरपेक्ष, कि किसी सेक्ट किसी मैंने रिलीजियस को धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष कह लो, ये है अपना वैदिक एरा में है। सर्वधर्म की हर रिलीजियस इक्वली यहाँ पे मैंने ये रिसाइड कर सकता है, ठीक है। ये बता रहा है कि हम कितना टॉलरेंट हैं एज ए इंडियन। धर्मनिरपेक्ष है कि कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कंट्री, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म को डिनोट कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस मॉडल, इक्वल डिस्टेंस की मतलब तुम्हारे मेरे बीच में रिलीजन जो है प्राइवेट मैटर है, स्टेट उसमें कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। रिलीजन हैज ए सोसाइटल रोल, कि कह रहा है कि रिलीजन का कुछ रोल है सोसाइटल को रिफॉर्म करने में। जैसे कि गांधी बोलते थे, गांधी जी क्या बोलते थे कि रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न के जो ये थे थिंकर वगैरह थे वो लोग कहते थे कि नहीं, रिलीजन और स्टेट को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। गांधी हमेशा रिलीजन को एथिक्स की तरह लेते थे कि अगर ये निकाल दिया जाए, ये निकाल दिया जाए पॉलिटी से, तो जो स्टेट है वो फेल्ड स्टेट हो जाएगा, मतलब वो सोसाइटी जो है करप्ट हो जाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि रिलीजन जो है बहुत अच्छा चीज है और वो लोगों में रहना चाहिए, लोगों में रहना चाहिए वो चीज। तो अपना जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। रिलीजन हैज अ सोसाइटल रोल, हम मान रहे हैं कि रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को ये करने में। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि सर्वधर्म संभव। उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि स्टेट जो है इक्वली सबको ट्रीट करेगा, जिसको भी जैसा करेगा सबको इक्वली ट्रीट करेगा और प्रमोट भी करता है स्टेट, ठीक। हार्मनी विद द स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म, और अपना जो है स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को चेंज भी करते रहता है स्टेट। एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक बैन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस था, उसको जुडिशरी ये किया, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जो है लॉ ला के उसको बैन किया ट्रिपल तलाक को, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज डजंट एकोमोडेट नोशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस रिफॉर्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सेकुलरिज्म क्रिटिसिज्म एंड थ्रेट टू इंडियन सेकुलरिज्म। माइनॉरिटी अपीजमेंट, अब थ्रेट क्या है सेकुलरिज्म पे कि ठीक है, तुम बहुत न्यूज में सुने होंगे कि सेकुलरिज्म जो है वो मैंने सूडो सेकुलरिज्म का बस वो कीवर्ड सुने होंगे कि इंडिया जो है सूडो सेकुलरिस्ट है, मैंने अपना जरूरत के हिसाब से बस सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। ऑपोजिशन में हमेशा जो है राइट विंग वाले कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है बहुत आउटर कॉन्सेप्ट है। पूछ रहा है क्या कोई? ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड थ्रेट टू द इंडियन सेकुलरिज्म। माइनॉरिटी अपीजमेंट मतलब सेकुलरिज्म है तो हम कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी भी होता है ना, तो क्या करता है कि हम सेकुलर है बोल के
और कुछ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को मैंने कुछ स्कीम्स वगैरह वेलफेयर स्कीम ज्यादा डिनोट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम माइनॉरिटी का भी ध्यान रखेंगे और उनको अपीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये खतरा है, ये सेकुलरिज्म पे थ्रेट है, ये क्रिटिसाइज किया जाता है। ये राइट विंग जो है, वो जो सेंट्रिस्ट व्यू रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको क्रिटिसाइज करता है कि तुम माइनॉरिटी अपीजमेंट करते आ रहे हो। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग रिलीजियस, सॉरी, एक सेकंड, माइनॉरिटी अपीजमेंट देख लिए, क्रिटिसिज्म है सेकुलरिज्म का कि मैंने सेकुलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी अपीजमेंट चल रहा है। इंक्रीजिंग रिलीजियस नेशनलिज्म, ठीक है, जो भी तुम कीवर्ड अभी सोच रहे हो वही सब, रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ रहा है कि धर्म के नाम पे देश बनाना है, कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पे स्टेट बनाना है, तो वो चीज गलत है। ठीक है, रिलीजियस मैंने जो थ्रेट क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इंडियन सेकुलरिज्म का, कि है हम सेकुलर लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जो कि थ्रेट है सेकुलरिज्म के ऊपर। इंक्रीजिंग रिलीजियस नेशनलिज्म, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। अब सेकुलरिज्म बात है, सेकुलर है, लेकिन कुछ भी हम बोल देते हैं रिलीजियस ये पे, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्टेट फटाक से पूरा उस पर एक्शन ले लेता है। क्या बोल के? ब्लेसफेमी। ठीक है, ब्लेसफेमी मतलब कि धर्म पे तुम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो। मूवी बन गया, कि बुक्स में कुछ लिख दिया, कि पेपर में कुछ प्रिंट हो गया, तुम पे साथ ही साथ एक्शन हो जाता है। तो सेकुलरिज्म है, ठीक है, लेकिन इस पे खतरा है। फ्री फ्री स्पीच पे ये करता है, स्टेट तुरंत एक्शन ले लेता है। ठीक, लैक ऑफ यूसीसी, यूसीसी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो सिविल कोड है हमारा, क्रिमिनल के लिए तो सबके लिए बराबर है, सारे धर्म के लिए, सारे ये के लिए क्रिमिनल, अगर जो क्रिमिनल कोई काम करेगा तो उसके लिए तो सबके लिए लॉ इक्वल है। लेकिन सिविल कोड जो है, जो सिविल केसेस वगैरह होते हैं, वो सबका रिलीजन के हिसाब से अलग अलग है। तो ये भी क्रिटिसिज्म होता है सेकुलरिज्म का, कि हम सेकुलर हैं लेकिन इसको भी हम लोग अभी तक ये नहीं कर पाए हैं, ठीक नहीं कर पाएंगे इसको, सिविल कोड को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं सबका। ठीक है, एसआर बोमाई केस में यहाँ पे कुछ बोला ना कि पीडीएफ में थोड़ा अलग ऐप से ये किया था उसको, तो ये हो गया, मैं उसको करेक्ट करके मैं दे दूंगा। मैं एसआर बोमाई केस में जुडिशरी अपहेल्ड द सेकुलर नेचर ऑफ द इंडियन, ठीक है, जुडिशरी जो था, इंडिया सेकुलर नेचर है बोल के अपहेल्ड किया था जुडिशरी। इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोला था सेकुलरिज्म। कुछ भी एक लाइन दो लाइन कंक्लूड करना, इसी को समराइज करना, या फिर कोई अगर ऐसा कमेटी का नाम जानते हो या कोई जुडिशरी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हो उस कीवर्ड पे लिख के आना, लिख के आना। इसका स्कोप जो है ना, हाफ मार्क या फिर 1 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए तुम कुछ भी लिख के आना, तुमको हाफ मार्क मिनिमम मिलेगा ही। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इंट्रो और बॉडी ये में कंक्लूजन में, क्योंकि मेन जो नंबर रहता है वो सारे बॉडी का रहता है, कि तुम डिमांड फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकता है, सेकुलरिज्म पूछ लेगा, डेमोक्रेसी पूछ लेगा, सोवरेनिटी पूछ लेगा, या फिर सेकुलरिज्म में खाली डिफरेंस पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, डिफरेंस पूछ लेगा, और क्या थ्रेट है सेकुलरिज्म को वो पूछ लेगा। ये पॉसिबल ऑप्शन है, और मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकुलरिज्म। फंडामेंटल राइट्स, सेट ऑफ बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट आर कंसिडर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन। कुछ ऐसा बेसिक राइट है जो बहुत एसेंशियल है ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि लिबर्टी को, इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक राइट्स है। या फिर तुम ये कर सकते हो, इसी में ये सब चीज लिख कर आ सकते हो जो तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़े हो। मेंशन इन पार्ट 3 आर्टिकल 2 से 35 डिनोट करता है। तो क्या बताएगा तुम्हारा, कि तुमको फैक्ट भी याद है, क्लैरिटी है, तुम्हारे एग्जाम में इंटरेस्ट होगा इस चीज से, तुम इसको भी लिख सकते हो। बेसिक डेफिनेशन लिख के इसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। वो तुमको हाफ नंबर देने वाला था, अभी तुमको 1 मार्क्स टिक मार के 1 मार्क्स देगा वहां पे। ठीक है, तुम बताओ उसको कि तुम कितना एलिजिबल कैंडिडेट हो। ठीक है, हर बार एग्जामिनर को इंप्रेस करने का कोशिश करना, एवरी मोमेंट। तुम आज के बाद से तुम जो भी पढ़ रहे हो पेपर, या जो भी तुम सॉल्यूशन या फिर जो कुछ भी पढ़ रहे हो, सोचो कि कैसे उसको एग्जाम हॉल में अप्लाई करूंगा। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछा है, इस पे ओपीएससी जो है एक क्वेश्चन में दिखा दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 21 से डील कर रहा था, जहाँ पे मेनका गांधी के लिए मैंने फ्रीडम टू मूव अब्रोड भी है,
वो उस कॉन्टेक्स्ट में ओपीएससी पूछा था, मैं ऊपर क्वेश्चन दिखा दिया हूँ। अभी लास्ट ईयर ही पूछा था 2025 वाले जो मेंस हुआ था तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा 25 में जो मेंस हुआ है इस साल, वही वाला मेंस पूछा था तुमको। अब क्या क्या पूछ सकता है फंडामेंटल राइट से? ओपीएससी का एक और खासियत अच्छा बात क्या है कि वो ज्यादा ना इश्यूज और चैलेंजेस में नहीं जाता। वो अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन इशू चैलेंजेस पूछ लेगा। अदरवाइज वो क्या रखता है ना, फैक्चुअली रखता है अपना आंसर को, ठीक है। गवर्नर का क्या इशू है वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि गवर्नर का रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर क्या है, ये सब पूछेगा वो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे ना, बस वही लिख के आओगे। तो वैसा अगर होता है तो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक, वो गवर्नर के साथ क्या दिक्कत चल रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर का दिक्कत चल रहा है गवर्नर का, कि उसका जो क्या बोलते हैं, अभी तुम केस सुन रहे हो बार बार की गवर्नर मैंने सेंटर का ये पपेट है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए था उसको, लेकिन वो सिंपली पावर फंक्शन ये सब में रह जाता है। एक बार पूछा है तुम्हारा डिस्क्रिशनरी पावर ओपीएससी, देखेंगे जब गवर्नर देखेंगे तो वहां पे बताऊंगा मैं। लेकिन तुमको प्रीलिम्स के लिए भी तुमको अगर पढ़े हो अच्छे से, तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन तो आराम से हैंडल हो जाएगा मेंस में, और कम टाइम भी बचाएगा, तुम्हारा टाइम भी बचाएगा, ताकि तुम अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम अच्छे से डील कर लो। फीचर्स क्या है, कीवर्ड याद रखो, जस्टिसिएबल है राइट, लेकिन वहीं पे यहाँ पे डीपीएसपी लिख दूंगा, यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल लिख देना इसको, ठीक है, कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। आर्टिकल कौन सा 32 to 26 बताता है कि कैसे हम इसको जो भी राइट्स है यहाँ पे दिए हुए, सो कोर्ट में हम ले जाके उस राइट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जस्टिसिएबल की मतलब अगर फॉलो नहीं किया स्टेट तो फिर उसके लिए कोर्ट हम जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं जस्टिसिएबल राइट। नॉट एब्सोल्यूट राइट बट क्वालिफाइड, कीवर्ड लिखना याद रखो कि एब्सोल्यूट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट जो लिख दिया है बस वही सब कुछ है, इसको चेंज ये नहीं कह सकता, ब्रेक नहीं कह सकता। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब क्या, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक ऑर्डर मेंशन है, जैसे कि नेशनल सॉरी नेशनल सिक्योरिटी की, ऑन हेल्थ ग्राउंड, पब्लिक मोरालिटी ग्राउंड पे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन रखा है उस पर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन रखा है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा ठीक है, कोई ब्रेक तुमसे छीन नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये सब कीवर्ड यूज करके, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला कीवर्ड यूज करके कर्व कर देता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कर्व करता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि हर एक सिटीजन के लिए है ये, जो भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, सबको फंडामेंटल राइट इक्वली है, ठीक। इनवायलेबल राइट, कांट सस्पेंड, कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट इमरजेंसी टाइम में। बताओ कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है इमरजेंसी टाइम में, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड? 19 19 हाँ 19, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज सारे कर सकते हैं प्रेसिडेंट नोटिफाई करके, ठीक है। आर्टिकल 358 359 यूज करके प्रेसिडेंट, 358 से तो 19 मैंने कर देंगे, ये 19 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 358 यूज करके। लेकिन 359 में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ पर्टिकुलर मैंने कुछ ऐसा बाकी जो बच गए एफआर उसको ये करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, तो कर देंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। प्रेसिडेंट जो 359 देखेंगे जब पढ़ेंगे वहां पे नेशनल इमरजेंसी, तो देखेंगे उसमें। तुम ऐसे प्रीलिम्स के लिए पढ़े होगे तुम। इनवैल्यूएबल है, कोई इसको छीन नहीं सकता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इमरजेंसी के टाइम में। और क्या है फीचर्स फंडामेंटल राइट का, स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय, अब कुछ है जो फंडामेंटल राइट को कमजोर बना रहा है, जैसे कि ये 31A, 31B, 31C, ये प्रीलिम्स के लिए तुम पढ़े थे कि लैंड का 5 टाइप ऑफ लैंड के बारे में बात किया है, इसमें फंडामेंटल राइट ज्यादा हाथ पाँव नहीं मार सकता, ठीक है। तो ये चीज कुछ ऐसा स्कोप है, ऑपरेशन लिमिटेड है, ये सब क्या बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं कि हम नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, जस्टिसिएबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इनवाल्युएबल राइट्स, ये सब लिख के आना, वहां पे पूछेगा ये, मैंने 3 पॉइंट, अगर 3 सब हेडिंग रहता है तो एक एक क्वेश्चन में ये भी डाल देगा कि फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि सिग्निफिकेंस अगर फंडामेंटल राइट्स रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, तो क्या रहेगा, ठीक है। प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, 4 पहले जो मेन मेन है वो याद लिख लेना पहले। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है कैसे, रेस्ट्रिक्टिंग द ऑथोरिटेरियन रेजिम, एंश्योर सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। ऑथोरिटेरियन रेजिम की, अब जैसे देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर नहीं रहेगा लोगों के बीच में, तो लोग आवाज उठा पाएंगे पॉलिटिशियन के खिलाफ, कभी नहीं, ठीक है, या स्टेट के अगेंस्ट में आवाज उठा पाएंगे। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का मतलब यही है कि एफआर जो है वो ऑथोरिटेरियन रेजिम बनने से
रोकता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन रेजिम बनने से कौन रोक रहा है? एफआर, फंडामेंटल राइट। इसीलिए बोला जाता है कि इट इज प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन वही डीपीएसपी में बोला जाता है कि डीपीएसपी प्रमोट क्या कर रहा है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ फॉलो करो, रोक रहा है ऑथोरिटेरियन बिहेवियर से कि आर्बिटरली बिहेव नहीं कर सकता अपना एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट या जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ये सब प्रमोट क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, आर्टिकल 20 सिग्निफिकेंस है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट, आर्टिकल 29, 30। ये सब क्या है? फायदे हैं फंडामेंटल राइट्स के। दिक्कत क्या है फंडामेंटल राइट्स का? डिडंट इंक्लूडेड द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सबको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। अब लिखना पूछा लिमिटेशंस, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा नहीं किया गया, इसलिए तुमको पता है कि क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमको लिमिटेशन पूछा है तो ये सब पॉइंट लिखना वहां पर कि इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उसको सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि करना चाहिए था, नहीं किया गया। बहुत चीज उसमें एम्बिग्यूअस है या फिर वेग है या फिर डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे स्टेट जो है, कंट्री जो है, नेशन जो है, कर्व कर लेगा। अब ये चीज मेंशन ही नहीं कि पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, सेक्शन 144 लगा दो सीआरपीसी का और वहां पे लग जाएगा कर्फ्यू, रिस्ट्रिक्शन कर देता है। तो ये एम्बिगुअस है, ये वेग और एम्बिगुअस है, ये भी लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अमेंडेबल नेचर मतलब कि अब बात है कि फंडामेंटल को अमेंड कर सकते हैं, तो इस कंट्री मैंने जो जो पार्लियामेंटेरियन है, देखो उतना भी अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये पॉइंट पूछा ना लिमिटेशन क्या है, तो लिखना तो पड़ेगा ना भाई कि अमेंड किया जा सकता है, मतलब जो भी राइट्स उसको एडजस्ट किया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रखा था राइट टू प्रॉपर्टी, अर्थशास्त्र में मेंशन था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी बात है, तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट का कि इसको रखा गया, ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रखा है, ठीक है। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, तुमको जेल में भर देगा बिना ट्रायल का। ये सब क्या है? लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स के। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म मतलब सोसाइटल ट्रेडिशन कन्फ्लिक्ट विथ इंडिविजुअल राइट्स। कोई एग्जांपल बताओ, इंडिविजुअल राइट वर्सेस सोसाइटल ट्रेडिशन कॉन्फ्लिक्ट, कोई एग्जांपल बताओ। साबरीमाला केस। हाँ, ठीक है, वुमेन राइट्स जो था सोशल ट्रेडिशन के अगेंस्ट में था। या फिर अभी 377 पढ़े, एलजीबीटीक्यू वाला, ठीक है। या फिर तुम्हारा खाप पंचायत जो मैंने बैठता है, तो वैसे कोई मैरिज कर लेता है तो खाप पंचायत बैठ के उसको पनिश कर देता है, ठीक है। तो उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बीच में कि किसको मैंने राइट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म का बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में सोसाइटी ट्रेडिशन और सोसाइटी में जो चल रहा है। अब जैसे एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। सोसाइटी ट्रेडिशन में ये चीज गलत है, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स को फॉलो किया गया वहां पे, ठीक है। इंडियन किसी भी सोसाइटी में एडल्ट्री इज अ क्राइम, मैंने क्राइम नहीं मतलब कि सीन है, पाप है, लेकिन वो पहले पनिशेबल था, क्रिमिनलाइज था, लेकिन उसको हटा दिया गया, कोर्ट जुडिशरी उसको हटा दिया 2018 या 20 में, ठीक। तो वो सोसाइटल ट्रेडिशन में क्या था कि एडल्ट्री जो है, चीटिंग, अफेयर, ये सब गलत है, लेकिन कोर्ट प्रिवेल क्या किया? इंडिविजुअल राइट को, कि नहीं, दैट कैन बी अ रीजन फॉर अ डाइवोर्स बट शुड नॉट बी पनिशेबल। मैंने वो कोर्ट उसको क्रिमिनलाइज नहीं रहेगा, वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया था कोर्ट। 398 ए 398 जो था सीआरपीसी का सेक्शन 398 किया था ये, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। हाँ, बहुत बचा है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, इसको मैं 2 क्लास असाइन किया था, ठीक है। हम्म, चलो, आज का सेशन इतना ही है। अब पॉज करूंगा और जिसका इसका जो डाउट होगा पूछना, क्योंकि जितना भी काम का डिस्कशन था कर लिए हैं। अब तुम्हारा जो पर्सनल इसका डाउट है, रुको और पूछो। नहीं, आज ओपन है ना सेशन, पूछ लो जिसको जो पूछना है पूछो।
क्या क्या डाउट है? कुछ भी पूछना है पूछो। अभी मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह तो ठीक है, होना चाहिए बहुत पहले। देखो, तुम यहाँ पे आए हो ना, तुम बाकियों से एक कदम आगे इसलिए हो ना क्योंकि बहुत लोग, मुझे पता है कि बाकी लोग रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद कितना दिन बच रहेगा उनको भी नहीं पता। आखिरी में ना डेज बहुत कम लगते हैं, मैंने आखिरी में तुम्हारे 15 दिन बचे रहेगा ना, तुमको दिखेगा अरे मेरा तो ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। तुम बहुत परफेक्ट समय पे स्टार्ट होश में आ गए हो। बस कंसिस्टेंसी रखना, गेम तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, डेली डेली तुमको बस एंजॉय करने के लिए आना है, यहाँ बैठने के लिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, कहानी टाइप में सुन लेना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर होगा होलिस्टिक, और तुमको उसको बस रिवाइज करना है, कभी 1-1.5 घंटा रिवाइज कर लिए सुबह में, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। ठीक है, और रही बात, मैं बोला था कि टेस्ट सीरीज, जैसे कि एक चीज छूट गया मेरा यहाँ पे, कि टेस्ट सीरीज जब चलते रहेगा तो तुमको क्वेश्चन पे टाइम कैसे कम लगे, ये अलग अलग टेक्निक है कि कैसे मैंने पॉइंट्स जनरेट किया जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन जैसे जीएस 2 का है, तो क्या क्या सोच के जनरेट करेंगे पॉइंट को, थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। तो वो सब हम टेस्ट सीरीज का जो रहेगा, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन, तुम, मुझे मालूम है कि तुम टेस्ट दे के आओगे तो बोलोगे मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं हुआ कि तुम पॉइंट जनरेट कर पाओ एग्जाम हॉल में। ठीक है, वो होता है, वो सब करके जा रहा है, जिसके जिसके पास भी स्मार्ट वर्क जो है अप्लाई कर रहा है, वो पेपर कंप्लीट करके आ रहा है वो, डिस्पाइट कि तुम्हारे से नॉलेज कम होगा वो, लेकिन वो बहुत कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, बहुत कोऑर्डिनेटेड। और ये कोऑर्डिनेटेड कैसे चला जाता है? डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज करके, कि तुम क्वेश्चन देखे और तुम्हारा थॉट गया कि इसको मैं पॉइंट जनरेट करूंगा स्टेक होल्डर अप्रोच से, कि या कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच से, कि P3I अप्रोच से, कि फंक्शनल बेस्ड अप्रोच से। ये है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस तुमको मालूम चलते रहेगा, और ये लोग करके आ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट यूपीएससी में तो कर रहे हैं, ओपीएससी का तो पता नहीं, लेकिन यूपीएससी में सब इसको कर रहे हैं कि ये टेक्निक जैसे पॉइंट जनरेट करने का। और मैं तुमको ये चीज जब भी मैंने, ये होगा एक्स्ट्रा टाइम होगा, या फिर जब भी मैं टेस्ट का, अगर मैं लिया या फिर जो लेगा भी, तो उनको मैं बोल दूंगा कि एटलीस्ट एक एक टेस्ट सीरीज में एक एक अप्रोच बताया जाए इनको, ताकि उनको हेल्प हो पॉइंट जनरेट करने के लिए एग्जाम हॉल में, उनको टाइम कम लगे। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है पूछो। आ, देखो, उसमें 2 सेशन, सॉरी, इसमें इसका माइक ऑन है। कह रहा था कि 2 सेशन लिखा हुआ है ओपन, मैं 2 सेशन ओपन नहीं रखूंगा, यही लास्ट सेशन था ओपन का, पॉलिटी का। उसके बाद एक सेशन एथिक्स का ओपन रहेगा, उनको अगर मैंने देखना है देखना। फिर उसके बाद फर्दर ज्योग्राफी का है, फिर और गवर्नेंस का भी एक है ओपन सेशन, एक एक क्लास। ठीक है, टाइम बहुत कम है। तुम्हारा प्रीलिम्स होता है या नहीं होता है, इससे ये वो तो अलग बात हो गया, लेकिन प्रिपरेशन यही है। ठीक है, यही प्रिपरेशन, तुमको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और जो चीज़ नहीं है पता वो करंट अफेयर से पता चल जाएगा तुमको, बस तुम न्यूज़ फॉलो करते रहो। फॉलो मतलब कि हेडलाइन एटलीस्ट अवेयर रहो कि अच्छा ये चीज़ चल रहा है, बाद बाकी सब कुछ स्टैटिक में कवर हो जाता है। तुमको टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोला था, टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोला था तुमको कि कुछ भी पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा तुमको। ठीक है, आज नहीं तो कल दोपहर तक तुमको, जो तुम्हारा टेस्ट चलने वाला है, शुरू होने वाला है पॉलिटी का, उसको पढ़ने के लिए तुमको मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, मैं स्टैंडर्ड पीडीएफ है। तुमको बस खाली ऐसा है कि पीडीएफ तो मैं अपना दे ही रहा हूँ, हैंड रिटन। ठीक है, अपना पीडीएफ दे ही रहा हूँ मैं, लेकिन जो कि हम अलाइंड नहीं है टेस्ट सीरीज के साथ, तो उससे उसके अलावा तुमको बस एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए अगर तुमको करना है, उसको पढ़ के तुम टेस्ट देते रहना, जो कि तुम्हारे पास कुछ भी नोट्स नहीं है। तो इन द एंड तुम्हारे पास ये नोट्स रहेगा मेरा वाला, जब कोर्स खत्म होगा पूरा, जिसका कोर्स मॉड्यूल खत्म होगा, मेरा नोट्स रहेगा। और आखिरी में लेकिन तुमको अभी टेस्ट देना है ना, 3 दिन कुछ भी पढ़ना है, तुमको वो पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा कल दोपहर तक, और वो तुमको पढ़ना है अभी 3 दिन, और फिर जाके 29 तारीख को टेस्ट देना है तुमको। ठीक है, टेस्ट मत छोड़ना, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम जितना गलती किए रहोगे, तुम्हारे पास स्कोप सीखने का उतना ही ज्यादा है। तुम गलती ही नहीं किए हो, तुमको कहाँ से कितना सीखने से तुम्हारा काम हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। वो गलती तुम सीधा एग्जाम हॉल में जाके करोगे फिर। इसलिए गलती जितना करना है अभी कर लो, यही 3 महीना टाइम है, एग्जाम हॉल में कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। गलती किए और एक साइकिल तुमको लग जाएगा, फिर अगले साल फिर बोलना कि 5 नंबर 10 नंबर से रह गए। ठीक है, तो गलती करने का जितना टेस्ट लिखना है लिख लो गलती करके, और फिर उसके बाद गलती कर लिया, उसके बाद फिर कुछ सीखे ही नहीं, तो फिर वो भी डेंजर है। ठीक है, वो भी डेंजर है कि मतलब बस खाली लिखते ही रहे, मैंने परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करना रहता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस करना रहता है। और एवरेज प्रैक्टिस, मैंने एवरेज चीज पता होना चाहिए कि बेसिक नियम इतना पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सर नमस्कार। तो नमस्कार, बोलो। सर ये सब नोट हमको कहाँ मिलेगा सर?
ये जो लोग कोर्स एनरोल कर रहे हैं उनको मिलेगा नोट्स, और तुम्हारा ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो जो भी मेंस का जो ग्रुप बनाया गया है अभी, उसमें तुमको जो जो मैंने जीएस मॉड्यूल का जो ये किए हैं एनरोल किए हैं उनको नोट्स मिलेगा। ये उनको मैंने सेग्रीगेट करके उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर ओके। हाँ हाँ, सर आप जो प्रीलिम्स में बोलते थे कि एक ही सोर्स पकड़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वैसा ही अप्रोच रहेगा या फिर एक दो सोर्स ज्यादा मतलब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैंने यहाँ पे सोर्स एक ही सोर्स तो मैंने अप्लाई होगा। स्टैटिक के लिए तो एक ही सोर्स रखो, कोई सा भी रखो, एक ही सोर्स रखो स्टैटिक के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो सोर्स बन रहा है वो पीआईक्यूज को कंसीडर करके बनाया गया हो। ठीक है, प्लस सिलेबस को कंसीडर किया जाए कि हर एक कीवर्ड उसके में मेंशन हो, तभी जाकर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेगा। पता चला कि तुम एक ही सोर्स लेके बैठे हुए हो और वो बहुत ज्यादा मैंने उतना ज्यादा होलिस्टिक है ही नहीं, बहुत लिमिटेड चीज उसमें मेंशन है, तो फिर वो दिक्कत करेगा तुमको एग्जाम हॉल में, अनकंफर्टेबल फील कराएगा। ठीक है, तुम्हारा नोट्स जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए ऑब्वियसली। और पीवाईक्यूज का मैंने उसमें पीवाईक्यूज का मैंने देखना कि पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं उससे, और कोशिश करना कि उसमें सिलेबस के सारे कीवर्ड कवर हो रहे हैं कि नहीं। बस ये दो चीज पहले चेक करना। बाद बाकी जैसे टॉपिक के क्वेश्चन आ गए, मान लो कि मॉब लिंचिंग पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि 10 दिन बाद, भगवान ना करे, लेकिन कोई बड़ा सा मॉब लिंचिंग हो जाए, तो उड़ीसा में ही हो जाए, अगर मैं सब ये कर रहा हूँ, मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, तो वो ऑब्वियस रखना कि वो एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बनेगा। अदरवाइज वो कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ होता है करंट अफेयर, जैसे कि मान लो कि प्रेस का फ्रीडम कर्व हुआ रिसेंटली, मान लो गवर्नमेंट ऐसा क्या किया कि लद्दाख में प्रेस को बैन कर दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट उसको सुओ मोटो लेके कुछ ऐसा कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर लिया। अब तुम्हारा वो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का बात कर रहा है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया अब। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पूछने वाला था प्रेस फ्रीडम के बारे में, वो सिंपली पूछता कि राइट टू फ्रीडम के बारे में क्या जानते हो, बताओ, डिस्कस करो, कमेंट करो, ये पूछता वो। लेकिन अब जो कि वो आ गया है इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, तो तुम्हारा करंट अफेयर बन जाएगा। तो जब मेंस का प्रिपरेशन होगा तो पहला चीज ध्यान रखना है कि सिलेबस का जितना कुछ भी लिखा हुआ है कीवर्ड, उसके बारे में मुझे पूरा हर चीज के लिए क्या पूछ सकता है पॉसिबिलिटीज, पीआईक्यूज देख लेना है कि क्या पूछा है पास्ट में। ठीक है, तब जाके तुम्हारा नोट्स एकदम दमदार और सॉलिड बनेगा, अटेम्प्ट ये हो या नेक्स्ट हो। ठीक है, लेकिन रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। रास्ता वही है कि जो तुम्हारा पीवाईक्यूज बन रहे हैं वही तुम्हारे रास्ता है, और जो सिलेबस दिया गया है ओपीएससी के द्वारा वही दिया गया है। 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन ना सबको आते रहेगा, जो भी अच्छे से पढ़ के गया है। 2 क्वेश्चन सबको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, तो उस 2 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। वो 2 क्वेश्चन को हैंडल करने आना चाहिए, मैनेज करने आना चाहिए। वो थ्रू आउट द प्रोसेस तुम सीखते जाओगे, क्योंकि मैंने आज जैसे कुछ बताया बहुत कुछ कि कंक्लूजन लिखना जरूरी है, वैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जानते रहोगे और उसको टेस्ट में अप्लाई करते रहना, टेस्ट में अप्लाई करते रहना। टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है इंट्रो और कंक्लूजन में। ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन में कभी टाइम वेस्ट मत करना है। आता है जो भी फर्स्ट इंस्टेंस देख के लगा क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है तो मेरे को यही आता है, मैं वही लिख के आ जाऊँ। पूरा परफेक्ट नहीं जाना है, मेरे को जो आ रहा है वही लिख के आ जाऊँ, एटलीस्ट जितना पढ़ा उतना ही लिख के आ जाऊँ, बेसिक मिनिमम। तुम हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। तुम नहीं लिख रहे हो ना, तुम्हारा थ्रॉट जो प्रोसेस है वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करेगा, और तुम ना ठीक से कभी अपना सिलेबस पढ़ोगे और ना ठीक से जो कंटेंट पढ़ते समय भी ना, तुम एग्जाम हॉल में अगर एम्बेरस फील किए हो टेस्ट सीरीज में, तुम उस क्वेश्चन को गलती से भी तुम अगर देख लेगा ना, तुमको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि अच्छा इसी इसी क्वेश्चन के लिए मैं एग्जाम हॉल में बैठा रहा, सोच के मेरे को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो होता है कि टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, और एक ही सोर्स को, कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, अच्छा हाँ, तो सुदीप्ता कंसिडर करूंगा, देख लूंगा मैं, सर से बात कर लूंगा मैं। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? हेलो और सर। हाँ, हाँ हाँ, और ये मैंने आज तो ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज जो भी जिसका डाउट रहेगा कल से, जो भी मैंने अपना जो क्लोज सेशन होगा उसमें आफ्टर मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, जितना मेरे को डिस्कस करना होगा डिस्कस करके मैं स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद जो भी मैंने तुम्हारा डाउट होगा मैं डाउट लूंगा। ठीक है, हाँ पूछो क्या पूछना है। सर आप जो बोल रहे थे मतलब इसका जो टेस्ट होगा उससे हम्म, पहले हमारा कोर्स खत्म नहीं होगा, तो आप जो पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे हाँ हाँ, तो बाय एनी चांस आप अपना जो अभी हैंड रिटन पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो मतलब दूसरा कुछ पीडीएफ से पढ़ेंगे फिर इसको बाद में पढ़ना होगा तो वो एक ही साथ हो जाएगा। देखो ये जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ ये तुम्हारे लिए रोड मैप है। ठीक है, ये सर। रोड मैप है, तुम यहाँ पे जान लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत चीज नहीं, मेरे लिमिटेशंस हैं। मुझे डेढ़ एग्जैक्टली। डेढ़ घंटा पढ़ाना है मुझे, और प्लस 3 महीने के अंदर खत्म कराना है। लेकिन मैं जो तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, उसमें तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है, लेकिन यहाँ पे जब तुम वहाँ पे तुम इन्फॉर्मेशन ले लिए रहोगे और फिर जब ये नोट्स देखोगे तुमको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मिलेगा तुमको।
तुमको मैंने ऐसे मेमोराइज एग्जाम हॉल में तुमको बस ये तुमको डायग्राम याद आएगा तुमको कि अच्छा ऐसे राइट साइड में ये था वो था, ठीक है। Yes. तो तुमको पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स तुमको अवेलेबल कराया जाएगा कल दोपहर तक, वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसको मैं अवेलेबल इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि मैं इसमें हमेशा अपडेट मैंने चेंज करते रह रहा हूँ मैंने, और क्योंकि अनलेस कि मैं इसको मैंने हाफ हार्टेड नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा इसको मैं, ठीक है। वो तुमको जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद अवेलेबल करा दिया, फिर लास्ट में जब तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा रहेगा कोर्स, 10-15 दिन या 20 दिन जो भी बचा रहेगा, मैं पूरा कंपाइल करके पूरा पॉलिटी का एक साथ दे दूंगा पूरा, कि सो इकोनॉमिक्स का पूरा एक साथ दूंगा, कि इथिक्स का पूरा एक साथ कंपाइल करके दे दूंगा एक पीडीएफ में। लेकिन अभी जो चलेगा, क्लास खत्म हुआ, जितना हुआ है, अगर मान लो थोड़ा टॉपिक रह गया है, जैसे आज टॉपिक रह गया है, तो मैं आज पीडीएफ अपलोड नहीं करूंगा, कल खत्म करके ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मान लो कल करते समय मुझे कुछ मान लो यहाँ चेंजेस करना रहा, तो मैं कर देता हूँ, मैं एडिट करके मैं उसको करेक्शन कर दूंगा, या फिर कुछ ऐसा न्यूज में ही आ गया तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि अच्छा इस न्यूज में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो तुम मैंने नोट्स जो अवेलेबल कराया स्टैंडर्ड नोट्स है, उसमें बहुत कुछ है, तुमको जानना थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जानना है, लेकिन कुछ चीज़ अच्छे से जानना है वो यहाँ से मिलेगा, इस नोट्स में मिलेगा, कि जिसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में। बाद बाकी जो तुमको जो स्टैंडर्ड नोट्स मिलेगा उसमें थोड़ा थोड़ा एक रीडिंग मारा रहना चाहिए कि अच्छा हाँ ये भी कुछ है क्या। अच्छा मैंने फोन टैपिंग, आर्टिकल 19 फोन टैपिंग, आर्टिकल 21 प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का ये है, तुमको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे लिख दिया हूँ एटलीस्ट ये छोड़ के मत जाना, ये सारे अच्छे स्टूडेंट बेसिक मिनिमम इतना करके जाते हैं, ठीक है। Yes. जो मेरे लिमिटेशंस है उसको मैं ये करते हुए प्लस जो मैं टाइम दे रहा हूँ इसको बनाने में, वो सब तुमको आसान हो बोल के मैं इतना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, ये सब प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा, ये जो पीडीएफ? ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट बनाने के लिए ना बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा, और उतना टाइम अगर मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बना दूँ ना, तुम्हारा फायदा है, ठीक है। अगर तुम किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो, आईपैड में पढ़ रहे हो, तुम आराम से इसको तुम पढ़ लोगे, ठीक है। मैं लास्ट ईयर जो मैक्सिमाइजर कोर्स लिया था उसमें मैंने उसमें दिया था मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता है, और मेरा टाइम वेस्ट हुआ मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मैं उतना ही टाइम में मैंने अपना एक्सपर्टीज तुमको मैं नोट्स देने में लगाता हूँ मैं फिर, ठीक है। तो प्रिंटेबल में नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा, और तुम जैसे पढ़ना है तुमको पढ़ लेना, जूम करके जूम इन करके जूम आउट करके पढ़ लेना, ठीक है। ओके हम्म, ओके सर, थैंक यू। ओके। और किसी का कुछ डाउट है? और किसी का कुछ डाउट है? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।